हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून सभी को भाई, सभी को नमस्कार। पंकज, रवि, सुमित। पंकज पूछ रहे हैं हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, व्हिच माइंडसेट इज इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग रीडिंग इट, प्लीज टेल मी। ओके पंकज। रवि, आ चुका हूँ मैं। वेयर आर यू डियर सर, प्लीज कम, वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड। ओके, व्हाई आर यू एक्साइटेड रवि? सुमित, अनुष्का, चलिए गुड आफ्टरनून भाई सभी को। तो आशीर्वाद, आशीष, पाए लागी गुरुजी, क्या बात है, बहुत बहुत आशीर्वाद। हिमांशु, राम रतन, गुड आफ्टरनून। योगेंद्र, सागर, बॉन्सवा, कैलाश, गुड आफ्टरनून सर। माय फर्स्ट लाइव क्लास, बैच खत्म होने वाला है। कैलाश, आप पहली बार लाइव आ पाए? चले कोई बात नहीं, वेलकम है पहली लाइव क्लास में। न्यूज़पेपर रीडिंग, ओके, न्यूज़पेपर रीडिंग सभी का सवाल है। अच्छा, एक बात शुरू में ही आपको बता दूं, आज की क्लास तो होगी, कल की भी क्लास होगी हमारी, और कल हम 10 बजे से क्लास शुरू करेंगे और 10 से लेकर के 12:30, कल थोड़ा सा टाइम ज़्यादा होगा। कोशिश करेंगे कि कल हम इसको सम अप कर पाएँ, और कल प्रैक्टिस डे होगा। आज रूट वर्ड्स जो हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट, मैं वो आपसे डिस्कस करूंगा, और ईडियम फ्रेजेस आपको प्रैक्टिस कराए थे मैंने, कुछ जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको प्रैक्टिस कराऊंगा, प्लस फ्रेजल वर्ब के ऊपर क्वेश्चन आपको कराऊंगा मैं कल। तो इनके हम प्रैक्टिस सेशन कल रखेंगे, ठीक है। लव यू जी, सभी को लव यू। राम रतन, गौरव, महेश, आशीष, रवि, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सारे वीडियोस आपके पास रहेंगे, मैं आपके पास रहूँगा हमेशा के लिए। वो जो वोकैबुलरी का टेलीग्राम का ग्रुप बना हुआ है वो आपके लिए है कि आप हमेशा मेरे साथ कनेक्टेड रहें, और जो भी नया बैच जुड़े वो उसी का लिंक दूंगा मैं, क्योंकि वोकैबुलरी के लिए एक डेडिकेटेड ग्रुप हो जिसमें हम लगातार काम कर सकें, ठीक है। और बहुत धन्यवाद आप लोगों को कि आपने लोगों को रेफ़र किया। ये वाला जो वोकैब का बैच है, इसने सारे पिछले रिकॉर्ड ध्वस्त किए हैं एडमिशन के लिए, तो जो विश्वास दिखा रहे हैं आप, उसके लिए धन्यवाद। और मैं बिल्कुल उस विश्वास के अकॉर्डिंग ही आपको हर बार कंटेंट अपडेट करके दे रहा हूँ, देने की पूरी कोशिश रहती है। नंबर ऑफ आवर्स हर बैच में बढ़ाता हूँ, इसीलिए तो इस बार फिर से पूरा कंटेंट जो है वो रिव्यू करके और उनमें अच्छे हैंडआउट्स को ऐड करूँगा, उनको जोड़ूंगा मैं। सो ये सब कहानी चलती रहेगी। कुछ टाइम के लिए नहीं वीडियो रहेंगे गौरव, आपके बैच जब खत्म होगा, और होपफुली जैसे कल हमारा बैच खत्म हो तो उसके बाद आपके पास 1 महीने तक वीडियोस अवेलेबल रहते हैं, तो उसकी चिंता बिल्कुल छोड़ दें। सर मोटिवेशन कर दीजिए, बिकॉज ऑलवेज वी लर्न न्यू कॉन्सेप्ट बाय यू। ओके रवि। फॉरेन वर्ड प्रैक्टिस शीट्स, ओके अनुष्का, वो भी मैं एक अपलोड करा दूंगा, फॉरेन वर्ड प्रैक्टिस शीट। और कुछ शीट्स जो नई मैं बनाऊंगा, आप उसकी चिंता बिल्कुल ना करें, आपके बैच के पूरे होने के बाद भी मैं उन शीट्स को अपलोड करा दूंगा जो नए बैच में मैं ऐड करूंगा। तो ये मत सोचना कि नहीं हमारी कोई कमी रह गई, तो आप में भी मैं वो हैंडआउट्स को ऐड कराऊंगा। और मैं, जैसा कि आप देखते हो, मैं हर क्वेश्चन क्लास में डिस्कस करने में ज़्यादा यकीन रखता हूँ, लेकिन मैं उनके आंसर्स भी डलवा दूंगा। तो प्रैक्टिस शीट हमने डिस्कस की ही है, जिन प्रैक्टिस सीट्स को डिस्कस कर लिया है उनके आंसर भी, मिसलेनियस वाले जो आपके पास थे, और जो नए हैंडआउट्स हैं उनके भी आंसर मैं जो है वो अपलोड करा दूंगा। थोड़ी सी मेहनत मुझे करनी पड़ेगी, बिकॉज वो क्लरिकल काम होता है, वो मुझे उतना अच्छा नहीं लगता। मुझे क्लास में लाइव डिस्कस करना बड़ा अच्छा लगता है कि बच्चे को बस ये मत बताओ कि इसका बी सही है, इसका सी सही है, उसको कारण समझाओ कि जो बी सही है वो क्यों सही है, डी गलत है तो वो क्यों गलत है। बट मोर ओवर आपको बाद में सहूलियत हो, आप क्वेश्चंस को देख सकें, उनके आंसर्स को टैली कर सकें, तो मैं वो आंसर भी आपके साथ अपलोड करवा दूंगा, ठीक है। और जो नए हैंडआउट्स हैं वो भी ऐड करा दूंगा, जो नए बैच के लिए बनाऊंगा, तो उसकी चिंता बिल्कुल मत करो आप लोग, ठीक है। फॉरेन वर्ड्स की सीट अनुष्का में डलवा दूंगा। हाँ, दीपक को देखो भूख लग रही है, कह रहे हैं इट सीम्स इट इज़ नॉट एनफ। वोकैब देखो अनंत है, वोकैब में हम साल भर पढ़ते रह सकते हैं, और इतना कंटेंट है कि मैं वो आपको दे भी सकता हूँ। उसमें नया नया अपडेट से 10 लाख से ज़्यादा शब्द हैं। हमारा पॉइंट यहाँ पे क्या है कि हमें वोकैबुलरी डेवलपमेंट का साइंस जो है वो समझ में आना चाहिए। वो आपको समझ में आ गया है, और मैंने वो रास्ता भी दिखा दिया, उस रास्ते पे चलना भी सिखा दिया, चल करके प्रैक्टिस करा के भी दिखा दिया, यानी हथियार भी दे दिया, हथियार चलाना भी सिखाया, और हथियार के चलाने की प्रैक्टिस भी करा दी। तो मेरे एंड से काम पूरा हो चुका है।
अब आपकी भूख बढ़ रही है, ये बहुत अच्छी बात है कि सर अभी भी लग रहा है कि ये एनफ नहीं है, वो बात बिल्कुल सही है। एनफ कभी भी नहीं लगना चाहिए। और ये बहुत बार बच्चे पूछते हैं ना सर ये बैच क्या है, बिल्कुल सफिशिएंट होगा, ये बैच सफिशिएंट होगा। तो बैच में कोई स्कूल का एग्जाम थोड़ी ही दे रहे हो कि ये 5 टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे और ये पूरा रट लो सारा हो जाएगा। यहाँ पे आप वोकेबलरी डेवलपमेंट सीख रहे हैं जो बहुत ब्रॉड लेवल पे है। लेकिन उसमें एक अप्रोच हम हमेशा ये रखते हैं कि हम जिस भी एग्जाम की तैयारी करें, एग्जाम्स में जिन शब्दों के आने की संभावना हो, जिन टॉपिक्स से चीज़ों के आने की संभावना हो, वो सब हम करके बैठें, और प्लस अंडरस्टैंडिंग भी। अब कल वाले वीडियो में आपने देखा मैंने 3 स्लाइड्स इसीलिए दी थी। पहला तो नॉर्मल सी बात थी, लेकिन अगला क्या बताया कि क्या डिलीवरेबल्स हैं, वो सारे आपको भी डिलीवर किए हैं मैंने। ईडीएम फ्रेजेस, कल एक भाई साहब आपके ग्रुप में चर्चा कर रहे थे कि सर ने ईडीएम फ्रेज नहीं कराया, वो पता नहीं कहाँ है। लेकिन अच्छी बात है कि आप लोग खुद ही अपना जवाब दे लेते हैं, तो उसी में से किसी दूसरे शख्स ने फिर याद दिलाया कि नहीं सर ने सारे नोट्स दिए हैं। अब मैं कितनी बार कह चुका हूं कि ईडीएम का जो मतलब होता है वो आपको पढ़ना पड़ेगा ना, अगर आप इंप्रूव करना चाहते हो तो। यहां पे मैं अगर क्वेश्चन कराऊंगा तो 40 करा दूंगा, 50 करा दूंगा, 25 प्रैक्टिस कराया हूं, 20-25 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करा दूंगा। अब उनकी संख्या हजारों में है, तो क्या हम 1 साल का बैच बनाएंगे क्या कि हर रोज 20 ईडीएम कर रहे हैं? उनकी लिस्ट आपको दे दी, फ्रेजल वर्ब की लिस्ट दे दी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की लिस्ट दे दी, सारी लिस्ट अवेलेबल है। साथ में फॉरेन वर्ड की लिस्ट अल्फाबेटिकल कराई है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि रैंडम सिर्फ कराने के नाम पे 20 वर्ड 25 वर्ड करा दिया कि बच्चे खुश हो जाएं मैंने फॉरेन वर्ड किया है। आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लैटिन कराया है, फ्रेंच कराया है, क्योंकि लैटिन से वर्ड ज़्यादा आते हैं, लीगल टर्म्स वहाँ से आते हैं, फ्रेंच शब्द बहुत पॉपुलर हैं अभी। तो पूरी कोशिश की है मैंने कि एक स्ट्रक्चर में रहे और हम डिविएट ना हो। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कंफ्यूजिंग वर्ड्स किए हैं। आपके पास रूट वर्ड्स भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हैं, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे भी हमने किए हैं वो रूट वर्ड जो कि पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट है और जहाँ से स्टेमिंग होती है। अब जैसे अभी अगर आप इंग्लिश 7 में नहीं 10 में हैं, तो अभी हमने पीछे वर्ड किया, आज उनको मैंने वोकैबुलरी ही कराई, हमने वर्ड किया यूडिप्सिया। यू रूट वर्ड आपके साथ किया हुआ है, और जैसे ही यूडिप्सिया लिखा तो अगला वर्ड आ गया डिप्सोमैनिया। तो ये कहां से आ रहा है? ये इसी को मैं कह रहा हूं कि दिमाग में स्टेमिंग होती है। अब ऐसा नहीं कि डिप्सोमैनिया के लिए हम जब मैनिया करेंगे, पागलपन की लिस्ट करेंगे तो उसका मुहूर्त निकालेंगे। हम इसी समय पढ़ लेंगे कि भाई डिप्स का मतलब क्या था? थर्स्ट था, प्यास, और ईयू का मतलब क्या था? गुड। यानी यूडिप्सिया का पूरा मतलब क्या हो गया? नॉर्मल थर्स्ट, गुड थर्स्ट, यानी आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं और एक स्वस्थ इंसान को जितनी प्यास लगनी चाहिए उतनी आपको लगती है। और लगे हाथ अगर उसी में डिप्सोमैनिया भी देख लिया तो पता लग चुका है कि अच्छा डिप्सो का मतलब थर्स्ट है और यहां पे लिखा है पागलपन, तो ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जहां शराब पीने की लत लग जाती है। और ग्रामर का भी रोल साथ के साथ रहेगा। डिप्सोमैनिया है, पागलपन है, पागलपन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एक भाव है, एक स्थिति है। और अगर पेपर में वही वन वर्ड में आ जाए कि व्हाट इज अ वन वर्ड फॉर द पर्सन हु हैज द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेसिव ड्रिंकिंग, जिसको जरूरत से ज्यादा शराब पीने की लत लग जाए, उसे एक वर्ड में क्या कहोगे? तो उसे आप डिप्सोमैनियक कहोगे। मैनिया के बाद जैसे ही सी लगा देते हो, ये पागल हो जाता है, तो ये क्या बन गया है? ये कॉमन नाउन बन गया है। तो जब ग्रामर और वोकैबुलरी दोनों सॉलिड होगी तभी कॉम्प्रहेंशन में आप बेहतर करते हैं। और मेरी पूरी कोशिश यही है कि अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज की बेहतर हो, कि आप अप्लाइड इंग्लिश के ऊपर जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आप उनको आसानी से डील कर पाएं। तो ये जो स्टेमिंग हमने सीखी है, कनेक्शन सीखे हैं कि एक के साथ बाकी कनेक्शन किस तरीके से चलते हैं, वो समझना बहुत जरूरी है। और लगभग हम क्लासेस में लास्ट की तरफ है, तो मैं थोड़ा सा एक बार आपको रिवाइज भी करा दूं। देखो रूट वर्ड में जो चीजें ध्यान में रखनी थी वो क्या रखनी थी, जो आपने ऑब्जर्व किया। इन बातों को जरा ध्यान से सुनना, अभी कमेंट ना करो, सुनते चलो आप कि हमें करना क्या था। कुछ केसेस आपने इस तरह के देखे, जैसे LUC था, LUM था, LUS था, यानी 3 रूट वर्ड का मतलब एक लाइट और शाइन। दिमाग को सहारे दे के रखने हैं कि वो भूले न। यानी एक मतलब के लिए एक से ज्यादा रूट वर्ड हो सकते हैं, हाँ या ना? एक मतलब के लिए एक से ज्यादा रूट वर्ड हो सकते हैं। बहुत सारे रूट किए हमने ऐसे। NIC था, NOC था और NOX था, याद है ना आपको?
सभी से एक एक वर्ड लिख लो। अगर इधर ल्यूसेंट लिख लिया आपने, यहां से ल्यूमिनस लिख लिया, यहां से आपने लश्चर लिख लिया, वैसे ही एनआईसी से आपने लिख लिया परनीसियस, परनीसियस इफेक्ट। दिमाग में एक एक वर्ड से ही सहारा रखो, अपने आप दिमाग चलेगा। यहां से आपके पेपर में बहुत बार आता है इनॉक्यूअस, वो रख लिया। और यहां से बचपन में पढ़ रहे हो केमिस्ट्री के लैब में नॉक्सियस गैसेस, और इसी में ऑबनॉक्सियस आ जाता है। तो पॉइंट क्या है कि भाई अगर एनआईसी, एनओसी और एनओएक्स आएगा तो इसका लेना देना हार्म से है। ये क्यों क्लब करके बताता हूं, अगर आप एक दिन एनआईसी हार्म लिख रहे हो, कभी एनओसी हार्म लिख रहे हो, तो आपका दिमाग जो है वो पजल्ड होगा। मैं आपको एक मतलब के रूट एक साथ क्लब करके देता हूं, तो वो इसीलिए कि दिमाग में ये लिंक पैदा हो कि ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी हो सकती है। परनीसियस इफेक्ट, हार्मफुल इफेक्ट। अगर एनओसी का मतलब हार्म है तो नॉक्यूअस का मतलब हार्मफुल होगा। इनॉक्यूअस कर दिया, आई एन प्रीफिक्स लगा दिया, तो ये क्या बन गया है, ये बन गया आपका नेगेटिव, यानी जो हार्मलेस है। और नॉक्सियस गैसेस जो थी वो डेफिनेटली हार्मफुल गैसेस थी। आप लगा दिया प्रीफिक्स, नेगेटिव प्रीफिक्स है, जैसे ऑब्स्ट्रक्शन, जैसे ऑब्विएट, जैसे ऑब्फस्केट, वैसे ही ऑबनॉक्सियस, यानी जो एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट है, शब्द की डिग्री जो है वो बढ़ गई यहां पे, एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो एक तो काम हमारा ये है, रूट वर्ड्स की लिस्ट आपके पास अवेलेबल है, उसको निकाल करके आप आराम से पढ़ें, देखें। और दूसरा काम क्या कि एक रूट वर्ड के एक से ज्यादा मतलब हो सकते हैं। उसमें कुछ एग्जाम्पल आपको याद दिलाता हूं। हमने ये री का एग्जाम्पल लिया। अब री का मतलब क्या था, री का मतलब अगेन भी था और री का मतलब बैक भी था या नहीं था। वैसे ही आपने देखा हमारे पास वर्ड था कौन सा, VOL, VOL। अब VOL का मतलब विश भी है, इच्छा भी है, और VOL का मतलब टू रोल भी है, रोल करना भी है। आप शब्दों से भली भांति परिचित हैं। बैक के लिए कितने सारे शब्द थे, रिटर्न, तभी हमने कहा रिटर्न के साथ बैक नहीं लगाते, क्योंकि रिटर्न का मतलब टर्न बैक, पीछे ही मुड़ना होता है। और क्या था, कितने सारे शब्द, रेट्रोग्रेस, सॉरी रेट्रो आ गया यहां पे, रीग्रेस कर लो बस, रीग्रेस, ग्रेस कदम था, री बैक था, पीछे कदम बढ़ा लेना। लेकिन वहीं पे अगेन के मतलब के लिए क्या शब्द है, जब आपने कहा कि हमें रेनोवेट करना है किसी चीज को, रेनोवेशन करना है, तो री का मतलब क्या था, अगेन, और एनओवी का मतलब था नया, यानी पुरानी बिल्डिंग को तोड़ के उसे फिर से नया बनाना, दैट इज द रेनोवेट करना, रेनोवेट वर्ब, रेनोवेशन नाउन। वहीं पे जब आपने कहा शब्द बना री इनकारनेशन, री इनकारनेशन, कल ही कार्न वर्ड इस्तेमाल आया था। अब कार्न का मतलब क्या था, बॉडी, इनकार्न यानी बॉडी का फॉर्म लेके आना, बॉडी में आना, और री का मतलब अगेन आना, इसीलिए री इनकारनेशन का मतलब क्या था, पुनर्जन्म, पुनर्जन्म। अब आप कनेक्शंस बनाते हैं, तो हम ये चीजें रट के मत बैठे। बार बार कहता हूं भाषा फ्लेक्सिबल होती है, फ्लूइड होती है। हम बड़े अड़ियल हो जाते हैं कई बार, अच्छा नहीं इसका तो ये मतलब था, ये मतलब कैसे बन गया। जैसे कल आपने जो वर्ड करे उसमें कितना माइन्यूट सा डिफरेंस था कि अगर VER है तो वो सच्चा है, और VERS या VERT कर दिया तो वो टर्न हो गया। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि एक बड़े शब्द में आप ये क्लैरिटी से पहचान पाएं कि यहां पे VERS है या VERT है। हो सकता है VERS आपको पहचानना है, आपको VERS नहीं दिख रहा, आप सिर्फ VER समझ रहे हैं। तो एक्सपोजर को बढ़ाने की जरूरत है और मेंटली बड़ा स्ट्रांग रहने की जरूरत है। एक रूट वर्ड के एक से ज्यादा मतलब हो सकते हैं, बहुत सारे शब्द में, बस एग्जाम्पल के लिए आपको याद दिला रहा हूं। यहां से देखो, अभी न्यूज में आप सुन रहे हो 2 दिनों से कि भाई वित्त मंत्रालय ने सरकार को ये कहा है कि आप BSNL और MTNL, भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड जो है, इनके कर्मचारियों को वॉलंटरी रिटायरमेंट दे दिया जाए, कंपल्सरीली, मतलब सरकार उनकी नौकरी से पहले ही उनको छुट्टी करा रही है, क्योंकि ये लगातार घाटे में चल रही हैं और सरकार को इनसे दिक्कत है। तो वहां पे कौन सा वर्ड आ जाता है भाई, वॉलंटरी रिटायरमेंट। सरकारी नौकरी में क्या सुनते हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। यहां VOL का मतलब क्या हो गया, विश हो गया।
कितने सारे शब्द किए हैं आपने, वो सब वीडियोस देख रखे हैं। बेनोवलेंट, अब जो बेनोवलेंट आदमी है, बेनी का मतलब क्या था? गुड, और वोल का मतलब चाहना था, यानी जो आपके लिए अच्छी चाह रखे, अच्छी विश रखे, वो पर्सन क्या कहा जाएगा? बेनोवलेंट। अपोजिट हो जाएगा मेलोवलेंट। वहीं से आ जाएगा वॉलंटियर करना, जब आप कहीं पे वॉलंटियर करते हैं यानी अपनी इच्छा से अपनी सेवाएं देते हैं। लेकिन वहीं पे अगर पेपर ये पूछ ले कि बेटा इन्वॉल्व का अपोजिट क्या होगा, इन्वॉल्व का अपोजिट क्या होगा, तो आपको पता है इन्वॉल्व का अपोजिट होगा इवॉल्व। इन्वॉल्व का अपोजिट होगा इवॉल्व। अब यहां पे वॉल का क्या मतलब है? अब यहां पे वॉल का मतलब है रोल करना। जब आप इन्वॉल्व होते हो किसी चीज में, तो इनका मतलब अंदर, वॉल करते करते करते, रोल करते करते, घूमते घूमते उसमें फंस जाते हो। और जब इवॉल्व करते हो तो वॉल का मतलब रोल करना है, रोल करते 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 एग्जिट मार लेते हो। वहीं इवॉल्व से हमारे पास नाउन आता है एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स, कि इंसान अपनी जाहिलियत से, अपने जंगली पने से किस तरीके से इतने लाखों सालों में, हजारों सालों में इवॉल्व हुआ, एवोल्यूशन। वहीं से आता है रेवोल्यूशन, क्रांति। री का मतलब अगेन, वोल का मतलब घूमना। जब क्रांति होती है तो पूरा सिस्टम अगेन घूम जाता है। वहीं से आता है रिवॉल्वर, क्योंकि रिवॉल्वर में वो जो 6 गोलियां हैं वो क्या करेंगी? रोल करेंगी बार बार। रिवॉल्व, री देखो अगेन चल रहा है यहां पे, तो उसी वॉल से वॉल्यूशन भी आ रहा है। तो ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी। कल ही हमने पेड किया था शायद, पेड का मतलब पैर भी है, पेड का मतलब बच्चा भी है, तो वहां पे पेडेंटिक भी है, पेडागॉजी भी है, पेडल भी है, पेडेस्ट्रियन भी है। सो एक रूट वर्ड के एक से ज्यादा भी मतलब हो सकते हैं। तो एक आदत सी बना लें आप कि जब भी शब्द मिले कोशिश करें कि आप उसमें से उसको पता करने की कोशिश करें कि क्या रूट वर्ड है, किस सेंस में यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, और शब्द को ब्रेक करने की कोशिश करें। रूट वर्ड के लिए मैंने आपको ऑनलाइन सोर्स बता रखे हैं, वेबसाइट बता रखी है कौन सी, कैपिटल में लिख दे रहा हूं, atimonline.com, atimonline.com, और wordinfo.info। ये 2 वेबसाइट जो हैं ये रूट वर्ड के लिए, ये रूट वर्ड के लिए जो है क्रेडिबल सोर्स हो सकते हैं आपके लिए। आप यहां से शब्दों की पूरी जो उनकी प्रक्रिया है, जिस तरीके से उनकी एटिमोलॉजी रही है, जैसे उनका विकास हुआ, उसकी पूरी हिस्ट्री इन रिसोर्सेज से आप पढ़ सकते हो। एटिम ऑनलाइन एक्चुअली एटिमोलॉजी का ही एटिम है, और wordinfo.info। जैसे मैंने चर्चा की थी, मुझे भी आकाशवाणी थोड़ी होती, पढ़ के ही चीजों का पता लगता है, जो आप तक मैं यहां पर रेडीमेड परोसता हूं। तो हमने शायद कभी चर्चा जरूर की हो कि ये जो शब्द हमारे बने हैं, मॉडेम अलग था, फिर पास में आया, मदाम हुआ, और फिर मैडम हुआ, और फिर आज हम मैम बोल लेते हैं। ये इस तरह टूटने में करीब 700 साल लगे हैं, 700 ईयर्स, क्योंकि ये वाला जो एक्सप्रेशन था ये करीब 13th सेंचुरी में इस्तेमाल होता था, और तब मतलब भी बिल्कुल अलग था। माँ का मतलब था माई, और डेम का मतलब था लेडी। यानी जब आप माँ डेम बोलते हैं तो इसका मतलब, जब इस शब्द की शुरुआत हुई, एट द टाइम ऑफ द जेनेसिस ऑफ दिस वर्ड, द मीनिंग वाज व्हाट, कि लोग अपनी वाइफ को मदाम कहते थे। और 700 सालों में शब्द के अंदर कितना बदलाव आ गया यूसेज में। अब वाइफ को छोड़ के बाकी लेडीज को हम मैम कहते हैं, और उसी डेम से शब्द आता है डैमसेल। तो ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें कि उस शब्द का कैसे जन्म हुआ, आपको इन वेबसाइट से। लेकिन इसमें वो वाला झटका मार वाली पढ़ाई नहीं है कि इससे रट लो यहीं से आएगा। आपको आई थिंक इतना पढ़ने के बाद इंटरेस्ट बहुत डेवलप हो गया है, और अब आपको इनको पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आएगा। अब अगर आप वर्ड पावर मेड इजी पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा कि यार सही बात है, इसमें तो 2-3 शब्द दिए, हमने तो क्लास में इससे 7-8-10 वर्ड किए थे। तो अब आपकी जो एंजॉयमेंट है वो बढ़ेगी। तो ये तो था रूट वर्ड का मामला। कितनी जगह पे मदद करता है वो बताने की जरूरत है नहीं आपको। वन वर्ड, सिनोनिम, एंटोनिम और स्पेलिंग एरर्स के क्वेश्चन में आपको काफी हद तक यहां से मदद मिल जाती है। ठीक है, बात समझ में आ गई?
When I found new word in newspaper, then I used signs of vocabulary which is explained by you, Anushka. When I find grammatical problem, Anushka, जब मैं पाती हूँ, ये हैबिचुअल सेंटेंस हो गया, आपने फाउंड कर दिया, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है. ड्यू टू जॉब देर इज टू मच इरेगुलरिटी टू लर्न वोकैबुलरी. नो प्रॉब्लम गौरव. दीज क्लासेज शुड बी ट्रीटेड एज रिलैक्सिंग क्लासेस. मैं कहाँ बड़ा मेहनत करा रहा हूँ आपको, यहाँ तो खाना परोसा जा रहा है. तो अब जैसे कहते हैं ना, चेंज ऑफ वर्क इज अ टाइप ऑफ रेस्ट. ऑफिस के काम के बाद आप इसको रेस्टिंग मतलब एक आराम की रिलैक्सिंग एक्टिविटी है, उस तरीके से क्लासेस को लो. और रीडिंग कंटिन्यू रखो जरूर. किताबें आपके साथ मैंने शेयर की थी, उनको रीड करना जारी रखें. आप सुने, न्यूज सुने, छोटी छोटी आदतें. न्यूज़पेपर की बात शुरू में ही कही थी आपने. कॉम्प्रहेंशन बैच में होंगे जरूर चर्चा होती है, इंग्लिश स्पेशल में रहे होंगे तो भी चर्चा हो ही रही होगी. आओ जरा न्यूज़पेपर की भी बात कर लें, क्योंकि जो कमाया है आपने इन 55-60 घंटों में इस वोकैबुलरी बैच के अंदर, अगर अपना वाला काम नहीं करोगे तो इनको गंवा भी दोगे आप इस कमाई को. तो वो काम भी मैं बता ही दूं. देखो, एक तो न्यूज चैनल बता देता हूं पहले. न्यूज चैनल में आपके पास बेस्ट रिसोर्स है. न्यूज अगर सुनना है और अपने आप को अपडेट रखना है, स्पीकिंग बेहतर करनी है, शब्दों की चॉइस, स्ट्रक्चर, वोकल इंटोनेशन, वोकल एनर्जी, वॉइस मॉड्यूलेशन, प्रोनाउंसिएशन, यू नीड टू ऑब्जर्व ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ स्पीकिंग. तब जाकर के ग्रामर पढ़ी है, हर चीज ऑब्जर्व करो. वहां पे कौन सा टेंस है, कौन सा वॉइस है, किस तरह का वर्ड चूज किया जा रहा है, क्यों चूज किया जा रहा है, एकदम अलर्ट होके सुनो. मैं भी यही करता हूं, इसी से अंग्रेजी बेहतर हुई मेरी भी. और ये आदत सी है पिछले 10 सालों से, कम से कम 10 से 12 सालों से. लैंग्वेज के प्रति प्यार बड़ा बचपन से था, बट जो अलर्टनेस है, जो एक पागलपन का दौर शुरू हुआ कि मेरा कोई जो टॉक शो है वो मिस नहीं होना चाहिए, या अखबार का कोई पेज, ये वाला पेज जो है वो मिस नहीं होना, ये पागलपन ने इन चीज़ों को बेहतर किया. तो डीडी न्यूज़ है आपके पास, आरएस टीवी है, राज्यसभा टीवी है, ठीक है, और लोकसभा टीवी भी इसमें डाल सकते हैं. यहाँ पे जो डिस्कशंस होती हैं वो बहुत अच्छी हैं. आरएस टीवी का एक डिस्कशन का प्रोग्राम है, बिग पिक्चर, इसको जरूर देखें. बहुत सारे पत्रकार, जर्नलिस्ट इस प्रोग्राम को देख करके अपना मसाला वहां से पाते हैं. तो यहाँ पे कई सारी चीजें आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी, जो कि डेफिनेटली आपके जीडी, ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू वाले स्टेट में भी काफी हेल्प करेंगे, राइट? बिकॉज दे डिस्कस अ टॉपिक फॉर 30 minutes and there is a panel. In that panel there are 4 to 5 people, sometimes 3 to 4 people, and they have a different perspective on the same topic, and that is something which is very very nourishing and nurturing to your mind, because अब आपका दिमाग एक टॉपिक को देखने के अलग अलग तरीके समझता है, राइट? तो इससे आप बैलेंस्ड होते हैं. और ग्रुप डिस्कशन डिबेट नहीं होती, वहां डिस्कशन दिखाना होता है आपको, और डेफिनेटली उस माइंड को इज्जत दी जाती है, उस माइंड का सिलेक्शन होता है जो उस प्रेशराइज सिचुएशन में 10 मिनट के दौरान, जबकि 10 लोग एक बात डिस्कस कर रहे हैं, जो एक बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव दे पाता है, उसका सिलेक्शन होता है. ये नहीं कि आपने हैं किया, जो वहां पे चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं और आपको लग रहा नहीं मैंने क्या लीडरशिप दिखाई है, मेरा तो सिलेक्शन होके रहेगा. आपने शायद 3 मिनट बात की हो, लेकिन बेतुकी बातें कर रहे हैं आप. बस हिंदी न्यूज चैनल, जो हमारे न्यूज चैनल है मासी, उनमें बैठे हुए पैनल की तरह हो हल्ला कर रहे हैं और आपको लग रहा है आपका सिलेक्शन हो जाएगा. नहीं, वहीं पे शायद कोई 4 मिनट तक डिस्कशन के बिल्कुल शांत रहा हो, लेकिन अगले 50 सेकंड, 4 मिनट के बाद जब उसने 50 सेकंड बोला, so the content, the communication, the way of communication, everything was fantastic, and there was a pin drop silence for those 50 seconds while that person was speaking. वो तुरंत कैमरे में दिखाई दे जाएगा, ऑब्जर्वर को दिखाई दे जाएगा अपने कैमरे में कि यही है वो जिसका जो सिलेक्शन के लायक है. लेकिन जब आपके पास कंटेंट ही नहीं होगा तो आप बोलोगे कहां से? कुछ तो बात होनी चाहिए, और ये सारी चीजें आपको पास बात देंगी. जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में भी आपका चैलेंज है कि पता नहीं कौन सा टॉपिक आ जाए, तो भाई अगर आपने कुछ खुराक जमा की है, कुछ खाना खाया हुआ है, तब तो वहां कुछ उगल पाओगे. सिर्फ जब आता है सर टॉपिक बता दो, सर इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो, सर क्या बता दें, क्या नेट पे टॉपिक नहीं है? हैं हजारों यूट्यूब चैनल हैं, सब ज्ञान बांट रहे हैं, इतने वेबसाइट्स हैं, सब ज्ञान बांटती हैं, सर क्या बता दें उसमें? अब मैं टॉपिक ही बता के क्या करूंगा अगर आपको प्रेशर में कंटेंट क्रिएट करना नहीं आता?
आपने उसका कभी एक्सपोजर नहीं लिया है। तो ये छोटी छोटी चीजें करो जिससे लैंग्वेज पे आपकी कमांड बेहतर होगी। ठीक है, तो इनको आप फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। इनके अलावा बिजनेस न्यूज चैनल भी आप देख सकते हैं, वहां पे सेंसिबल शोज आते हैं। तो CNBC TV 18 है आपका, ठीक है, इसको देख सकते हो आप। ब्लूमबर्ग देख सकते हो, UTV ब्लूमबर्ग देख सकते हो, CNBC TV प्रॉफिट, आपका NDTV प्रॉफिट देख सकते हो आप। तो इन तरह के चैनल्स भी देख लो। अगर आप बैंकिंग या मैनेजमेंट एग्जाम्स की तरफ इंटरेस्ट रखते हैं तो जरूर देखें। UTV ब्लूमबर्ग है। CNBC TV 18 का आई थिंक एक अमेरिकन संस्करण भी है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो शेयर मार्केट पे चर्चा हो रही है, वो तो चर्चा ठीक है, लेकिन खास तौर से जो नेशनल या इंटरनेशनल इकोनॉमी के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर, पॉलिसीज के ऊपर जहां पे चर्चाएं हो रही हैं, डू वॉच दोज शोज, बिकॉज इफ समबडी हैज द एक्सपर्टीज इन हिज और हर एरिया, उसने उसमें 15 साल 20 साल काम किया है और तब वो बोल रहा है, तो आपको वो खाना रेडीमेड मिल रहा है, आपको वो मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो उस रेडीमेड खाने का पूरा फायदा उठाइए। ठीक है, तो ये तो आपके हो गए न्यूज चैनल। बाकी ये सब जो हमारे GTV और इंडिया TV और ABP न्यूज और इन तरह के चैनल से बचें। अगर आपने आपको बेहतर करना है, वहाँ कंटेंट मिलेगा, 5 मिनट का समय खराब करोगे आप आधा घंटा, और वहाँ पे एक दूसरा नैरेटिव चल रहा होता है। हमें अपने आप को इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग करना है सो दैट वी कुड हैव अ बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव रादर देन हैविंग अ वन साइडर और अ लेमैन्स पर्सपेक्टिव अबाउट एनीथिंग। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके न्यूज चैनल। और न्यूज़पेपर्स की भी चर्चा कहीं ना कहीं हुई है, आपने शायद मेरे यूट्यूब चैनल को फिर ना देखा हो, वहाँ पे मैंने ये सारी डिटेल डाली थी। न्यूज़पेपर में सबसे हल्के लेवल का अखबार हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये पहले लेवल का अखबार है। हल्के लेवल इन द सेंस कि जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता आया है और अभी नया नया शुरू कर रहा है, उसको इस अखबार से शुरू करना चाहिए। हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया है, या ट्रिब्यून है, पंजाब चंडीगढ़ से छपता है, अगर आपके यहाँ अवेलेबल है तो। STTOI का सर्कुलेशन तो है, पहला लेवल। दूसरा लेवल जो है आपके पास वो है, आता है किसका, इंडियन एक्सप्रेस का। थोड़ा सा बेहतर कंटेंट, अंग्रेजी शब्द बेहतर मिलेंगे, थोड़े स्ट्रक्चर बेहतर मिलेंगे। यहाँ पे आप एक और अखबार आता है मिंट करके, livemint.com, आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। मैं उसको भी सेकेंड लेवल पे ही रखता हूँ। थर्ड लेवल पे आता है हिंदू। कई सारे बच्चे प्रिपरेशन जैसे ही शुरू करते हैं उनको आता है कि नहीं हिंदू पढ़ना चाहिए। बात वही है कि गाड़ी को आप सीधा थर्ड गियर में नहीं डालते, स्टार्ट करते, गाड़ी पहले फर्स्ट गियर में चलती है, थोड़ा मूव करती है, फिर सेकेंड लाते हो, फिर थर्ड लेके जाते हो, तो ये झटका देती है सीधे द हिंदू। तो थोड़ा तैयार हो जाओ तब यहाँ पे आओ। और अगर आप मैनेजमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, SBI PO, RBI ग्रेड B ऑफिसर, ये सब आपका सपना है, तो इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, बिजनेस लाइन, इनमें से कोई भी एक बिजनेस, मैं ये नहीं कर रहा सब पढ़ो, आपकी चॉइस है, मैं बस नाम बता रहा हूँ। इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, बिजनेस लाइन, इनमें से किसी भी अखबार का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। आप ऑनलाइन पढ़ लीजिए, सभी के ऐप्स अवेलेबल हैं, लेकिन एक छोटी सी आदत जरूर डाल लो कि मुझे 2 बिजनेस अखबार के एडिटोरियल्स पे निगाह डालनी ही डालनी है, राइट। और चौथा रंग क्या आता है, चौथी सीढ़ी है HBR, BCG, मैकेंजी। ये दुनिया की लीडिंग कंसल्टिंग फर्म्स मानी जाती हैं। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, मैकेंजी। अब इनकी जो रिसर्च पेपर्स होते हैं, दे हैव हार्ड टाइट इंग्लिश विद लॉट्स ऑफ डेटा, फैक्ट्स एंड फिगर्स। सो जैसे आप देखो कि SBI के पेपर में DI और DS, डेटा इंटरप्रिटेशन और डेटा सफिशिएंसी के कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्यों पूछे जाते हैं। और यही चीज आप कैट में तो हमेशा से रहा है। कैट में LRDI, लॉजिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन ही आता है, इंग्लिश, क्वांट एंड LRDI। तो लॉजिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन, क्योंकि जब DI आता है या लॉजिकल रीजनिंग आती है तो उसमें अंग्रेजी के साथ गणित दी जाती है, पाई चार्ट, बार ग्राफ, लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, दिस ग्रोथ, दिस ड्विंडलिंग, दिस परसेंटेज, दैट परसेंटेज, यानी बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में प्रोसेस कराया जाता है, आपके दिमाग को थकाया जाता है। तो वो लेवल यहाँ पे है। इनका सब्सक्रिप्शन लेने के लिए मैं आपको बिल्कुल एडवाइस नहीं करूंगा, डॉलर्स में पेमेंट करनी पड़ती है आपको। दिल्ली में अगर आप हैं तो टाइम का जो पुराना ऑफिस था, सिंधिया हाउस
कनॉट प्लेस में, उसके पीछे या दिल्ली में बाकी जगहों पे भी जहाँ किताबों का मेला लगता है वहाँ मिलेगा। तो वहाँ पे आपको पुरानी HBR जो है वो मिल जाती है, नई वाली शायद उसकी जो प्रति मिलती है हार्ड कॉपी 700-800 रुपए की आती है मैगजीन, तो वो आपको 100 रुपए के आसपास मिल जाएगी। अदरवाइज आप इनके फेसबुक पेज या मैकेंजी का शायद ऐप भी आता है, तो आप वहाँ से भी आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसकी जरूरत तब पड़ेगी जब आप हायर लेवल के जो मैनेजमेंट एग्जाम्स हैं उन तक पहुंच रहे हैं, बिकॉज वहां उन एग्जाम्स में यहां से उठा के डायरेक्ट पैराग्राफ डाल दिया जाता है। अगर आप थोड़ा एक्सपोजर लेना चाहते हो इस तरह की इंग्लिश का चौथे लेवल का, तो आप IMF की वेबसाइट, ये तो एक्सेस है ना, IMF की वेबसाइट खोलें, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और IMF की वेबसाइट पे जो कंटेंट लिखा है आप वो उसको पढ़ें। तो ये आपका डिफ़िकल्टी लेवल है अखबारों का। अब मुझे नहीं पता कि आप किस लेवल पे हैं, आप बेहतर जानते हैं कि मैं किस लेवल पे हूं, कहाँ की अंग्रेजी पढ़ के मुझे समझ में आ जाती है। और एक रीडिंग में, न्यूज़पेपर रीडिंग में एक अप्रोच बताया जाता है, आपको पता भी होगा, 5W1H अप्रोच, कि कोई भी इंफॉर्मेशन पढ़ के काम की बात कैसे निकाल लो। तो 5W का मतलब 5W वाले वर्ड क्या है? न्यूज़, व्हाट कब हुई, टाइमिंग, वेयर कहाँ हुई, और वाई क्यों, और कौन सा बच गया, 1H तो बड़ा क्लियर है, हाउ। सो व्हाट, व्हेन, वेयर, वाई, और एक W क्या हो जाएगा, और व्हाट, व्हेन, वेयर, वाई, हु, कौन से लोग इन्वॉल्व हैं। तो आप कोई भी न्यूज पढ़ते हो तो डेफिनेटली न्यूज क्या है, कौन कौन सी पार्टीज उसमें इन्वॉल्व में, हु आ गया, कौन, कब हुई, कहां हुई, क्यों, कारण क्या बताए जा रहे हैं उसके पीछे, और कैसे हुई। तो अगर ये 6 ब्लिंकर ऑन हैं आपके व्हाइल यू आर रीडिंग एनी राइटिंग पीस, न्यूज़पेपर, मैगजीन, नॉवेल, व्हाट्सएवर यू आर रीडिंग, अगर ये ब्लिंकर्स आपके ऑन हैं तो जाहिर तौर पे जो काम की बात है उस कंटेंट से वो आप बहुत आसानी से निकाल लोगे। अगर कॉम्प्रहेंशन बैच में हैं आप, आई थिंक शुरुआत पहले क्लास में, और वो ऐप पे भी था अवेलेबल, चैनल पे भी था, तो वहां पे मैंने एक एग्जांपल लिया था ना, वो दीपिका पादुकोण वाला, जब पैराग्राफ के स्ट्रक्चर को समझा रहा था मैं, कि भाई इकोनॉमिक टाइम सर्वे रिपोर्ट ये कहता है कि 42.5% पीपल वर्किंग इन कॉर्पोरेट सेक्टर एट टॉप लेवल आर गोइंग थ्रू सीवियर डिप्रेशन। Delhi topped the chart, followed by Bangalore and Mumbai, and survey was conducted in 7 metro cities. तो ये रीड करने के बाद मेरे दिमाग में क्यों रह गया, क्योंकि मेरा भाई, क्योंकि क्रिटिकल रीडिंग ही सिखाने का काम रहा है। यहाँ पे जो स्पेशल बैच लेके पढ़ाना पड़ता है, कैट के बैच में, जीमैट के बैच में, वो नॉर्मल बैच में चलता था, क्योंकि यहाँ थोड़ी जमीन तैयार करने के बाद आपको उस लेवल पे लेके जाना होता है, जो एक SSC का बालक है, बच्चा है, उसके लेवल के लिए। तो खैर, तो क्रिटिकल रीडिंग जो करता है, जिसका दिमाग उसके लिए ट्यून है, वो कोई टॉक शो देख रहा होगा, या कोई आर्टिकल पढ़ रहा होगा, कोई मैगजीन पढ़ रहा होगा, उसका दिमाग काम की बात तुरंत फिल्टर कर पाता है। और वही दिमाग क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, पैराजम्बल्स, ऑड वन आउट, फिलर्स के क्वेश्चन को बेहतर तरीके से कर पाएगा, क्योंकि उसका दिमाग लॉजिकल इंग्लिश के लिए ट्यून्ड है, ट्रेंड है। वो जो डेटा, फैक्ट, फिगर, पाई चार्ट, बार ग्राफ, उसमें अंग्रेजी, ये सब भी क्या है, वो भी तो वही टेस्ट कर रहा है कि प्रेशर के अंदर अंग्रेजी और गणित दोनों का सम्मेलन क्या आपको समझ में आता है क्या, क्या आप उसमें से कही गई बात, आप रीजनिंग देख लीजिए बैंकिंग की, आधी अंग्रेजी तो है, वो सारा तो लॉजिकल रीजनिंग है, अजम्पशन, इन्फरेंस, जजमेंट, फैक्ट्स, कंक्लूजन। सो कौन सा इसको स्ट्रेंथन कर रहा है, कौन सा इसको वीकन कर रहा है, यानी वहां पे भी लैंग्वेज की कमांड चाहिए। तो अगर अंग्रेजी में हाथ आपका टाइट है, तो जो भी हायर लेवल के एग्जाम्स हैं उनमें आपको अच्छी पोजीशन मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हायर लेवल के एग्जाम्स में तो पक्के तौर पे, यानी बैंकिंग से जब आप ऊपर बढ़ते हैं, अगर अंग्रेजी में हाथ टाइट है तो। यहां पे है तो अगर अंग्रेजी में हाथ अच्छा रहेगा तो डेफिनेटली आपका नंबर बेहतर हो जाएगा, अच्छी पोस्ट मिल जाएगी सीजीएल में, क्योंकि सीजीएल के बच्चे का इन जनरल जो 70% क्राउड है, 75% क्राउड है, उसकी अंग्रेजी में हाथ तंग होते हैं उसके। तो अगर आप यहां थोड़ा बेहतर हैं तो भी आप बड़ा अच्छा कर जाएंगे। मैथ्स तो लॉजिकल होता है, प्रैक्टिस करके नंबर आ ही जाते हैं।
उसमें प्यार भी पैदा होता है, क्योंकि अंग्रेजी बताने वाला कोई नहीं है। इसको भी हम सोचते हैं कि रट्टा मार लें, और वहां पे ये आपको धोखा दे जाती है। वो आपको 120, 130, 140 पे जाके रोक देगी। लेकिन एक बार वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन की समझ है तो वो बहुत तेजी से ऊपर पहुंचते हो आप सीधे। तो खैर, ये आपके अप्रोचेज हैं जो आप पढ़ सकते हैं। बाकी आप जो वेबसाइट्स हैं अलग अलग, उसके लिए जाकर के ना मेरे चैनल पे वीडियो देख लीजिएगा कॉम्प्रिहेंशन वाले सेक्शन में, इंग्लिश एक्सपो विद सत्येंद्र तिवारी, आपको पता भी है। और या मैं आज शेयर भी कर दूंगा वोकैबुलरी वाले टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, ठीक है ना। तो वो सारे कि आप फिलॉसफी के लिए कहाँ से पढ़ें, बायोलॉजी के लिए कहाँ से पढ़ें, साइंस से बेस्ड आर्टिकल के लिए कहाँ से पढ़ो, क्योंकि आपके पेपर में हर एरिया से पैसेजेस आते हैं। तो ये काम हम कर लेंगे। तो ये तो बात थी किसकी, अखबारों की। देश देशांतर भी देखते हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। लेट नाइट एडिशन करके टॉक शो आता है, जो इंग्लिश में टॉक शोज आते हैं आप उनको जरूर देखें, और वहां पे हल्ला गुल्ला कम होता है, काम की बात ज्यादा होती है। उन चीजों को, उन एग्जाम्पल्स को देखो आप। अब जैसे अभी शी जिनपिंग इंडिया आ रहे हैं, और बिल्कुल ही इनफॉर्मल सेटिंग में मोदी जी के साथ मुलाकात है, तब उसमें पूरा का पूरा कहानी आ जाएगा। सिल्क रूट, चाइना से पुराने संबंध हमारे, राइट, और कांचीवरम साड़ियों में जो सिल्क का इस्तेमाल होता है वो सिल्क रूट के थ्रू आता था। तो कहने का मतलब, अब आप यहाँ पे हिस्ट्री भी पढ़ते हो, पॉलिटी भी पढ़ते हो, ज्योग्राफी भी पढ़ते हो, और अंग्रेजी तो भाषा है, ये हर तरह के ज्ञान को आप तक पहुंचाती है। तो जब आप उसको रीड करोगे, सुनोगे, पढ़ोगे, तब आप एक्सप्रेस कर पाओगे इन टर्म्स ऑफ राइटिंग या इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग। जब कंटेंट नहीं होगा, कंटेंट को ऑर्डर में डालना नहीं जानोगे, तो चाहे लिख करके एक्सप्रेस करना है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में, या किसी के सामने बोल के करना है, दोनों में होती है आपको दिक्कत, ठीक है। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी अखबारों के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आइए शब्द जरा कर लेते हैं। BSNL, MTNL, और एक और था पहले VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड। इसीलिए अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करते तो आप गायब कर दिए जाते हैं। ये बहुत अच्छा उदाहरण है। सन 2000 में 82% मार्केट पे BSNL का कब्जा था, और आज हालात कैसे हो गए इनके। चलिए, तो खैर, द या थियो, ये वर्ड अगर आता है तो इसका मतलब होता है गॉड। सर, लिसनिंग इम्प्रूव कैसे करें? सुनते सुनते खो जाता हूं, और अगर ज़्यादा ध्यान लगा दूं तो हेडेक शुरू हो जाता है। गौरव, अच्छा, लिसनिंग की आदत नहीं डाली हुई है ना हमने। लिसनिंग स्किल बेहतर करनी पड़ेगी। देखिए, जो 5-4 स्किल की हम बात करते हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं। अगर आप लिसनर अच्छे नहीं हैं तो आप स्पीकर अच्छे नहीं हो पाएंगे, ये बात तय है। नेतागिरी वाली स्पीकिंग की बात नहीं कर रहा, जहाँ इंटेलेक्चुअली आपको चीज़ें बोलनी हैं। और अगर आप रीड अच्छा नहीं करते तो आप राइट नहीं कर पाओगे। ये चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं। जैसे मैंने कहा ना कि बोलने का मतलब सिर्फ ये थोड़े कि शब्द चुन लेना और उसको ग्रामर लगा के, टेंस लगा के, वर्ब लगा के बोल देना। आपको भी पता है कि बोलने में कितनी सारी चीज़ें आती हैं। हम क्यों नहीं बोलना चाहते? प्रोनाउंसिएशन नहीं बेहतर होती, वॉइस मॉड्यूलेशन नहीं बेहतर होती, आवाज़ में प्रोजेक्शन नहीं होती है कि सामने वाले के कान तक पहुँचे वो ढंग से आप जो कहना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारा दुर्भाग्य कि हमारे स्कूलों में सिखाई नहीं जाती। हम मास्टर्स की डिग्री लेकर के वर्क फील्ड में पहुंच जाते हैं, और तब तक ना तो CV लिखने आता है और ना तो अपना इंट्रोडक्शन देने आता है हमें। ये दुर्भाग्य है भारत का। हम डिग्री होल्डर्स हैं, बट वी डू नॉट नो द बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स। सो लिसन, जितनी आप लिसनिंग करते हो उतनी स्पीकिंग बेहतर होती है। हर चीज पे ऑब्जर्व करो कि अगर 4 लोग बैठ करके बिग पिक्चर में बात कर रहे हैं और एक इंसान दूसरे इंसान की बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो वो किस तरीके से कर रहा है। या एक डिस्कशन चल रही है और उस डिस्कशन में आप बीच में इंटरजेक्ट करना चाहते हैं, तो आप कैसे इंटरजेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीजें ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी कि यार मुझे भी अगर कहीं ग्रुप डिस्कशन में सामना करना पड़ गया और एक कैंडिडेट आया है जो धुआंधार अंग्रेजी बोल रहा है, कंटेंट इज सॉलिड, स्पीकिंग स्किल इज फैंटास्टिक, एंड आई डू नो कि अगर मैंने बीच में घुसने की कोशिश की तो मतलब वो चीथड़ा उड़ा देगा मेरी, तो कैसे उसमें एंट्री करनी है। अब उसका भी तरीका मैं सिखाता हूं कि मान लो एक कैंडिडेट मिल गया जो खतरनाक है बोलने में, और आपको पता है कि आप बीच में घुस नहीं सकते, आप उतने दमदार, उस टॉपिक पे आपकी कमांड नहीं है, कंटेंट उतना है नहीं आपके पास, तो आप उसको काउंटर करके उसके विरोध में बोल के तो घुस नहीं सकते, तब तो गुर्दे छील देगा वो आपके।
आपको क्या करना है, आप ऐसे बोलो व्हाट अ पॉइंट माय फ्रेंड, व्हाट अ पॉइंट माय फ्रेंड। ये व्हाट अ पॉइंट माय फ्रेंड बोलते समय वॉइस का जो डिग्री है वो ऊपर होना चाहिए थोड़ा सा। व्हाट अ पॉइंट माय फ्रेंड, कि वो भी बेचारा एक बार झटके में आ जाए, भाई मैंने ऐसा क्या बोल दिया, इतनी तारीफ। और वो जैसे ही 5 सेकंड के लिए थोड़ा सा चुप हुआ, ये आपके लिए अच्छा मौका है, अब घुस जाओ उस डिस्कशन में, 30-40 सेकंड में जो है कहने के लिए कह जाओ। तो ये सब सीखना पड़ेगा। ये स्पीकिंग स्किल की क्लास लगा करके नहीं आएगा, ये जो हमारे शहरों में खुली होती हैं, जो एक महीने का 3,000, 4,000, 5,000 आपसे काट लेती हैं। हाउ मे आई हेल्प यू नहीं बोलना है हमें, वो तो किसी भी कॉल सेंटर में सीख लो आप जाके। वो भी 12वीं पास बच्चों को 15 दिन में फोन पे बात करना अंग्रेजी में सुना देते हैं, सिखा देते हैं कैनेडियन क्लाइंट से कैसे करना है। हम कॉल सेंटर में काम थोड़ा ही करने वाले हैं 8,000, 10,000, 12,000, 15,000 वाले। हमें इसलिए अंग्रेजी सीखनी है कि वॉट एवर फीलिंग्स आई हैव, whatever ideas I have in my mind, I should be able to put that forward in a prominent manner with right choice of words, with right structure of sentences, with right collocations, right? ये सारी ये आर्ट फॉर्म है, ये कोई नहीं सिखाता। अब मैं यहां पे जैसे थोड़ा सिखा रहा हूं, अगर इसको भी कस्टमाइज करके इसका बैच बनाया जा सकता है, बट ये ऑनलाइन पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल है। इसके लिए आपका मेरे सामने होना बड़ा जरूरी है कि 30-40 लोगों का ग्रुप हो, उनको मुझे 1 महीने के लिए दो, फिर मैं उनको तैयार करके निकालूं, उसका एक अलग मजा है। वहां पे आप एक्सपीरियंशियल लर्निंग करते हैं, आपसे काम कराऊंगा, 1 घंटे के सेशन के बाद तुरंत उसी का 2 पेज में रिफ्लेक्शन लिखवाऊंगा, फिर उसका स्ट्रक्चर देखूंगा, आप कहां फंसते हो, क्या गड़बड़ है। हर एक माइंड अलग होता है, इसीलिए इसको कोच कहते हैं। आई एम मोर ऑफ अ कोच रादर देन अ टीचर। मुझे उस इंडिविजुअल से बड़ा प्यार होता है कि उसका बेस्ट निकल के आए, कोई चीज थोपनी नहीं है। तो खैर, जब तक ऐसे आपको हेल्प कर रहा हूं तब तक आप भी अपनी ये हेल्प ले लो, अपनी चिंता करो, अपनी प्रॉब्लम समझो कि मुझे कहां पे दिक्कत आती है। मेरे पास बात नहीं होती कि बात होती है, लेकिन मैं उसको सही ढंग से ऑर्गेनाइज नहीं कर पाता, बेचैन हो जाता हूं जैसे अनजान लोग मिलते हैं, या ऑर्गेनाइज भी कर लेता हूं लेकिन अंग्रेजी की दिक्कत आ जाती है, समझ नहीं पाता कि फाउंड लिखूं कि फाइंड लिखूं, टेंस में गड़बड़ कर जाता हूं, स्ट्रक्चर में दिक्कत है, वुड हैव आएगा कि सिर्फ वुड आएगा, कि वुड हैव के बाद बीन भी आएगा, कि वुड हैव के बाद सिर्फ थर्ड फॉर्म आएगी, ये सब दिक्कत हो जाती है मुझे। तो उसमें कौन सी मुश्किल है, इंग्लिश पढ़ते ही हो, इंग्लिश स्पेशल बैच के अंदर एक बार ढंग से पढ़ लिया आपने, फिर उसमें कहीं पे कोई दिक्कत ही नहीं आनी है। और नहीं भी कहीं पढ़ रहे हो तो अगर ग्रेजुएट हो आप तो इतना दम तो दिखा सकते हो भाई, घर पे ग्रामर किताबें पढ़ी होंगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं अपने साथ, उनको देख जाओ, टेंस देख जाओ, 2-2 दिन भी लगाओगे तब भी 1 महीने के अंदर खुद से पढ़ के ग्रामर आ सकती है। अगर किसी को लिटरली भूख लगी है, शर्म आती है कि मुझे अंग्रेजी बोल नहीं पाता मैं, जहां जरूरत होती है, वो शर्म आपको खुद सिखा देगी। जो चीजें हमें यहाँ पे सिखानी पड़ती हैं बचकानी प्राइमरी लेवल वाली, वो खुद भी कर सकते हो आप। तो इसके बाद अंग्रेजी बेहतर होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और एक चीज और जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंग्रेजी से कभी अपने कॉन्फिडेंस लेवल को डाउन मत होने दो। बस इतना समझो कि एक भाषा है, कोई भाषा आपको सीखनी पड़ेगी। अब मुझे चाइनीज नहीं आती है तो कोई चाइनीज आदमी कहे कि मैं बेवकूफ हूं, तो वो मेरी बेवकूफी होगी ना। भाषा ज्ञान का परिचायक नहीं है, इस बात को समझें। अगर कोई फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रहा है तो इसका यह मतलब नहीं कि वो बहुत ज्ञानी ही होगा, यानी हो भी सकता है, लेकिन उसको ज्ञान से मत जोड़ लो। कई बार आप बहुत ज्ञानी होते हैं लेकिन भाषा की कमी की वजह से आप डिफिडेंट होते हैं, आप अपनी बात नहीं कह पाते। कितने बेचारे यूपी और बिहार और हरियाणा और राजस्थान के बच्चों को मैंने इस हालात में देखा है। दे हैव गुड कमांड ओवर देयर सब्जेक्ट मैटर, जो भी पढ़ के आ रहे हैं उस पर अच्छी तैयारी है उनकी, लेकिन बेचारी भाषा। अब दिल्ली आते हैं, अगर यहाँ पे दिल्ली का वाला भी क्राउड है, यहाँ कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़े हुए और डीयू में अच्छे स्कूलों में पढ़े हुए बच्चे हैं, डीयू के अच्छे कॉलेजेस में, तो वो बेचारे दब से जाते हैं। मेरे कैट के बैचेस में देखने को बहुत सारा मिला। जब मैं जीडी करा रहा हूं और अर्धचंद्राकार मामले में बच्चा बैठा हुआ है, एक बच्चा यहां बैठा था, झारखंड से आया था, और भाई जीडी में करा रहा हूं तो सबको बोलना है, सबका टाइम है वहां पे। मैंने देखा कि मैं 2 ग्रुप निकाल दिया जीडी का और ये बेचारा बोल नहीं पा रहा। तो आ तो गया था ये कैट की तैयारी करने, लेकिन बाकी बच्चे उसमें भाई कोई एसआरसीसी से है, कोई मिरांडा हाउस से है, कोई सेंट स्टीफन से है, उसकी आवाज नहीं फूट रही, क्योंकि वो बच्चे बिल्कुल स्मार्ट हैं, बोलने में, कंटेंट में बिल्कुल कूल भी दिखाई दे रहे हैं, और ये बेचारा स्ट्रगल कर रहा है। ऐसे ही बच्चे देखें कि इंट्रो क्लास में मैंने आरसी, मान लो आरसी इंट्रो किया,
पहली क्लास से रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की सारा ज्ञान वान दिया, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, WPM क्या होती है, तुम्हारी क्या होनी चाहिए। और एक बच्चा आके कह रहा है कि सर मेरी अंग्रेजी इतनी टाइट है कि मैं उंगली रख करके अंग्रेजी के अखबार में शब्द को पढ़ता हूं। और उसी बैच में एक मैडम पीछे बैठी हैं जो कि SRCC से BCom ऑनर्स हैं, और उसके बाद वो 2 साल से जो है वो काम भी कर रही हैं ये जो हमारी 4 मेजर कंपनीज हैं उनमें, किसी में जो कंसल्टिंग फर्म्स हैं। अब उनका काम ही दिन भर अच्छी अंग्रेजी को पढ़ना, डेटा फैक्ट फिगर को एनालाइज करना। वो 5 मिनट में पूरा आर्टिकल पढ़ भी गई। मैंने रीडिंग का असाइनमेंट दिया कि 1000 वर्ड का आर्टिकल है, 5 मिनट आपको टाइम मिलेगा, 200 वर्ड पर मिनट की रेट से, और 5 मिनट के बाद मैं स्टॉप बोलूंगा और आपसे पूछूंगा समरी। क्लास में 50 बच्चा बैठा है। अब 5 मिनट के बाद मैंने स्टॉप बोला तो उसमें वो भी बच्चा है जो कि 350 वर्ड पढ़ पाया है बेचारा 1000 में। वो वही उंगली वाला बच्चा, उंगली रख के पढ़ता है वो, क्योंकि वो अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं, उनका एक्सपोजर नहीं है। अपने राजकीय भाषाओं में उन्होंने पढ़ाई की, लेकिन उनका भी अरमान है कि यार मैं भी IIM में जाऊं, अच्छी जगह से पढ़ाई करूं। वो बेचारा पिछड़ा रह गया। और वहीं पे वो मैडम्स भी हैं, 2 साल के वर्क एक्सपीरियंस के बाद वो वीकेंड बैच में बैठी हैं, वो 1000 वर्ड का आर्टिकल भी पढ़ गई और समराइज भी कर दिया। जब मैंने पूछा कितने लोगों ने पढ़ लिया, 2 हाथ खड़े हुए पीछे से। मैंने पूछा मैडम कैन यू समराइज दिस, और उन्होंने समराइज भी कर दिया। और पूरी क्लास ऐसे पीछे मुड़ के देवी जी को देख रही है। ओ माय गॉड, ये कौन सी देवी हैं, हमसे पढ़ा ना गया और इसने पढ़ करके 7 पॉइंट बताए, मुझे आज भी याद है 7 पॉइंट्स की, जहां जहां पे पैराग्राफ स्विच मार रहा था। तो वो एक बच्चे के ऊपर तमाचा भी होता है कि अच्छा मेरी ही एज का बच्चा है, मेरी ही जैसे उम्र है, मेरी जैसी पढ़ाई करके आया है, मेरी वाली ही डिग्री भी है, ये भी ग्रेजुएट है, मैं भी ग्रेजुएट हूं, हमारे बीच में इतना जमीन आसमान का अंतर, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा और ये समराइज। तो जब आप ऐसे लोगों के साथ कंपटीशन में हैं, तो अगर आप अपने आप को बेहतर नहीं करेंगे तो फिर आपको, वो बेचारा कह रहा है सर मेरा तो लग रहा है कि मेरा आना सर खराब हो गया, मुझे वापस चला जाना चाहिए घर। और फिर उसी क्लास 2 क्लास के बाद कह रहा है कि नहीं सर आपकी क्लास लगा के मोटिवेशन आया कि नहीं सर अब हो जाएगा। और वो बच्चा यहीं पे दिल्ली में LBS है, लाल बहादुर शास्त्री करके MBA का कॉलेज है, ठीक है टॉप 15 कॉलेजेस में आता। वो बेचारा वहां पे MBA किया उसने, झारखंड या उड़ीसा से था, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है। और जब उसका सिलेक्शन हो गया, वहां पहुंचा तो उसने बताया कि सर बड़ी खुशी हुई, लेकिन उसको 10 महीने का टाइम लगा इस काम में। सारी किताबें बताई, पढ़ना सिखाया। लेकिन जब उसके माँ बाप आए, और वो आई थिंक उड़ीसा या झारखंड, एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है, उनके साथ उसने फोटो खींची, तो उसमें जो चेहरे पे चमक थी कि भाई एक बच्चा जहां पे एक्सपोजर लेवल इतना डाउन है, माँ बाप भी उतने पढ़े लिखे नहीं, और वो बच्चा मेहनत करके उन बच्चों के साथ में पढ़ रहा है जो कि कॉन्वेंट स्कूलों में हैं, तो अब आप समझ सकते हैं कि उसकी ताकत क्या होती है। तो ये सारी ताकत आपके पास भी बिल्कुल आ सकती है। आई एम हियर टू हेल्प यू आउट इन ऑल राउंड मैनर, एंड दैट इज माई प्राइमरी जॉब। तो बस आपको अपना हेल्प करना है। सारे रिसोर्सेज हैं हमारे पास, उनको यूज कैसे करना वो सिखाने के लिए मैं हूं। आप अगर प्रैक्टिस अपने एंड पे करोगे तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा। एक फ्लो चार्ट है आखिरी, उसके बाद ये वर्ड मैं करा देता हूं। देखिए मेरा काम सिर्फ डायरेक्शन तक है। आखिरी क्लास के पास पहुंच रहे थे हम। डायरेक्शन का मतलब मेरा काम है क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है। आज आप खुद देखो, मैंने ये सारी बातें बताई हैं। क्या देखना है, क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है ये भी बता दिया। GDPI में आवाज नहीं निकलेगी। कोई अच्छी जॉब, एक्सपोजर लेवल जहां बेहतर हो, जहां पे अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिले, वो नहीं हो पाएगा। आप हमेशा अपने अंदर दबे हुए रहोगे। जहां 4 लोग होंगे आप सोचोगे काश पाला ना पड़े, किनारे ही हो जाऊं, कहीं पोल ही ना खुल जाए। तो यार जो आदमी अपने अंदर नहीं कॉन्फिडेंट है, उससे निकली हुई हर चीज उसके जीवन में डिफिडेंट होगी। तो मुझे आपके उस इंडिविजुअल की चिंता बहुत है। और हाउ कैसे करना है ये भी बता दिया कि सीधा द हिंदू मत ले लो, थोड़ी थोड़ी अपनी जमीन तैयार करो। अपनी स्पीड को देखो कि मेरा 1 मिनट में मैं कितने वर्ड पर मिनट पढ़ के समझ पाता हूं। आज 100 है, कोई बात नहीं। जैसे टाइपिंग स्पीड होता है ना, टेस्टिंग, कई लोग नहीं कर पाते हैं बेचारे उसमें, वैसे रीडिंग की भी स्पीड है। भले ही उस शब्द का मतलब नहीं पता, लेकिन अगर सही अंदाजा लगा लेते हो तो भी वो आपकी बहुत बड़ी विजय है। जब एक बार पढ़ो तो उस समय जैसे ही शब्द मिले, नहीं पता तो डिक्शनरी मत देखो, पूरा आर्टिकल पढ़ने के बाद अब डिक्शनरी देखो, और फिर अपने आप से ईमानदारी से पूछो कि शब्द का मतलब नहीं पता था, लेकिन इसके प्रयोग के आधार पर जो मतलब मैंने निकाला, अगर डिक्शनरी में भी उसी के आसपास का मतलब है तो यानी ये आपकी विजय है।
अब आपकी इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो रही है। आप प्रयोग के आधार पर उसका मतलब का अंदाजा सही सही लगा पाते हैं। बेचैन मत हो जाया करोगे, नहीं पता डिक्शनरी देख ले, अरे कहां कहां डिक्शनरी लेके घूमोगे। इसके बाद अगला काम क्या है, जैसा आपको डायरेक्शन दिया जाए आप उस तरीके से उस पर प्रैक्टिस करें। किसी भी चीज को बार बार प्रैक्टिस करते हो तो वो आपकी आदत सी बन जाती है, हाँ या ना, वो आदत सी बन जाती है। हमारे इंजीनियर साहब इंजीनियरिंग करके बाहर निकलते हैं, उनको नौकरी नहीं मिलती, कई बारी मैकेनिकल इंजीनियर हैं, लेकिन वहीं उन्हीं के कॉलोनी और मोहल्ले और शहर में कोई गाड़ियों का मैकेनिक होगा जिसका दादा भी मैकेनिक था, बाप भी था और वो भी है, और हो सकता है वो 9वीं फेल हो, लेकिन अगर दिन भर में उसने 3 मोटरसाइकिल जो है वो सर्विस कर दी, ओवरहॉलिंग कर दी, तो वो शाम को शायद 3-4 हज़ार 2,500 जो भी है वो लेके जाएगा। और यहाँ इंजीनियर साहब को 15,000 की नौकरी मार्केट में नहीं है, अगर टियर 3 टियर 4 के किसी कॉलेज से आपने बस इंजीनियरिंग कर ली है। सब आप इसी समाज में है, सबको पता है इनके बारे में। तो वो क्यों है, उसको पैसे क्यों कमा पा रहा है वो अपनी पुश्तैनी आदत की वजह से, क्योंकि वो पुश्तैनी प्रैक्टिस है। वो छोटा सा था तब भी बाप कहता था ये कार्बोरेटर साफ करके दे, उसको पता है कार्बोरेटर का क्या फंक्शन है। माइलेज बढ़ाना है तो कौन सा नट बोल्ट ढीमा करना है, ढीला करना है, क्या तेज करना है। इंजीनियर साहब ने क्योंकि एक रात में रट करके अगले दिन जाके वॉमिट किया और वहां से कागज का टुकड़ा लेके निकले, उनको प्रयोग नहीं पता, उसके एक्सपेरिमेंटल स्किल्स नहीं है उनके पास, प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं है। मार्केट स्किल का पैसा देता है, आपकी डिग्री का पैसा नहीं देता। वही वकील साहब LLB करके अपने कोर्ट में भी बैठे होते हैं, नोटरी हैं, 50 रुपया ले लो, 100 रुपया ले लो, शाम को सब्जी भर का ही जुट पाता है। और वो भी LLB है जो कोर्ट में एक बार घुसने का और 1 घंटे बहस करने का 15 लाख 20 लाख भी फीस लेता है। दोनों के पास डिग्री तो एक ही है। तो मार्केट डिग्री का पैसा नहीं देता, आपके स्किल्स का पैसा देता है। तो प्रैक्टिस करिए, आदतें बदलेंगी। हम आदत से मजबूर लोग हैं, पुरानी आदतें टूट नहीं पाती, और आदतें जो हैं वही स्किल में कन्वर्ट होती हैं। मैंने वही कहा, पुश्तैनी प्रैक्टिस थी, वो पुश्तैनी आदत में बदली और वो पुश्तैनी स्किल्स में बदल चुकी है। और किसी भी तरह के परफॉर्मेंस के लिए आपको स्किल की जरूरत होती है, इतनी बात तो आप समझते हैं। आप इन बैचेज में तभी आते हैं अपने प्राइमरी क्लास की अंग्रेजी को फिर से समझने, या वो इतिहास भूगोल विज्ञान जो आपने 10वीं तक पढ़ा है उसको फिर यहां पे पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि एग्जाम के लिए जो स्किल चाहिए वो लेके आना पड़ेगा। पेपर में, स्कूल कॉलेज में समय ज्यादा होता था, क्वेश्चन कम होते थे। यहां मामला उल्टा है, यहां क्वेश्चन ज्यादा है, समय कम है। यानी इस परिस्थिति में परफॉर्मेंस देने के लिए एक अलग स्किल चाहिए, और जिसके लिए आप कोचिंग लेते हैं। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि ये परफॉर्मेंस लेना, इसके लिए जिम्मेदार ये 3 स्टेप हैं, और ये तीनों स्टेप आपसे जुड़े हैं। मेरा इसमें कोई भी लेना देना नहीं है। माई जॉब इज जस्ट लिमिटेड विद दिस फर्स्ट स्टेप, डायरेक्शन। रेस्ट all 3 steps are with you. If you are honest with these 3 steps, nobody can stop you, whatever your background is. यूपी बोर्ड का हिंदी माध्यम का बच्चा, 22 साल उम्र पूरी नहीं हुई थी और SBI में PO लग गया था। गांधीनगर में पोस्टेड था वो। मुझे याद है कि मैं एक PT प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग ले रहा था लक्ष्मी नगर में, और उस बच्चे को बुलाया गया था। और वहीं मेरे सामने 25 साल 28 साल के भी लोग बैठे थे, MBA करके, इंजीनियरिंग करके, 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो चुका है, 4 साल का, 2 साल का, लेकिन उनका एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा। और इस बच्चे ने बताया कि मैं जब प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से दिल्ली नोएडा आया तो मुझे अपनी अंग्रेजी के औकात का पता लगा। मैं सवेरे 5 बजे उठता था, 5:30 से 6 या 6:30 तक स्पीड टेस्ट लगाना, एक ST रोज लगाना। उसके बाद फिर लाइब्रेरी चले जाना, द हिंदू लेकर के, स्ट्रगल कर रहा था लेकिन उसके साथ जाता था। फिर कोचिंग अटेंड करना, फिर शाम को 2 स्पीड टेस्ट लगाना कोचिंग के बाद का जो समय है, और फिर घर पे रूम पे आने के बाद उन तीनों स्पीड टेस्ट की डिटेल्ड एनालिसिस करना कि जो क्वेश्चन गलत हुआ वो क्यों गलत हुआ। क्या मुझे उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट नहीं पता था, या कॉन्सेप्ट पता था लेकिन एप्लीकेशन समझ में नहीं आया, या कॉन्सेप्ट और एप्लीकेशन दोनों पता था कि इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन में कैसे प्रयोग होगा, लेकिन कई बार हम जल्दबाजी में गलतियां करते हैं। जैसे 4 3 12 सबको पता है, लेकिन 15 लिख आते हैं कई बार जल्दबाजी में। प्रेशर होता है, अगर आधा घंटा बचा है, 40 नंबर का पेपर बचा है अभी,
तो वो गलतियां हो जाती हैं। उस लेवल पे गलती हुई, यानी कहां पे गलती हुई बिल्कुल डिटेल। अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता तो उस रात 12 बज जाए, लेकिन वो कॉन्सेप्ट जान के उसका प्रयोग सीख के ही सोना। आप खुद ईमानदारी से पूछो, अगर कोई बच्चा इतना पागल हो जाए कि वो रोज 3 स्पीड टेस्ट लगा रहा है, उसकी डिटेल्ड एनालिसिस कर रहा है, कौन सा एग्जाम उससे बचेगा? 3 महीने के अंदर कोई क्वेश्चन टाइप बचेगा क्या? लेकिन ये उनकी बात नहीं हो रही जो एग्जाम से 6 दिन पहले जागते हैं कि अब चलो 4 स्पीड टेस्ट लगा लेते हैं, और कितने तो बिना कोई स्पीड टेस्ट लगाए ही पहुंच जाते हैं। मुझे तो आश्चर्य यहां पे होता है, कितनों को सिलेबस नहीं पता होता वो जिस एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं। कितने लोगों ने मैसेजेस किए मेरे बैचेस को अटेंड करने के बाद कि सर पहली बार अंग्रेजी का सिलेबस पता लगा कि इतना कुछ होता है, इतना कुछ अंग्रेजी में होता है, इतना कुछ पढ़ाने के लिए होता है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। हमारे यहाँ तो बड़ी जल्दी खत्म हो जाता था, ये सिर्फ ग्रामर के 5-7 चैप्टर, वही टेंस और वो आपका वॉइस और नरेशन। भाई कहाँ से टेंस समझ में आएगा अगर बच्चे को वर्ब का नहीं पता, और वॉइस नरेशन कहाँ समझ में आएगा अगर उसको वर्ब और टेंस की समझ नहीं है? पीछे का सारा गायब है, तुम सीधा जंप करा रहे हो। तो ना तो उसको स्कूल में समझ आया था, ना यहाँ समझ आता है। तो हमें थोड़ी सी जिम्मेदारी अपनी भी लेनी पड़ेगी दूसरों के ऊपर ठीकरा फोड़ने से पहले, कि मैं क्या अपने काम से ईमानदार हूं या सिर्फ टाइम ही खराब कर रहा हूं। स्कूल कॉलेज में खराब हुआ ही, इस तैयारी में अब खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका दर्द आपको ही मिलेगा। हम किसी और को धोखा नहीं दे रहे होते। ये बड़े प्यार से ये समय निकल जाते हैं, बट जिंदगी 5 साल के बाद जब चेहरा लेके खड़ी होती कि बेटा हाँ जी कहाँ पे हो, तब पता लगता है कि हमने क्या गंवाया है। तो ये एक अच्छा मौका है आपके पास, घर पे बैठे। पूरी टीम यहाँ पे बेस्ट लोग हैं और सभी बिल्कुल जी जान से लगे होते हैं, अपने आप को अपडेट, कंटेंट को अपडेट करते हुए आप तक पहुंचाते हैं। तो इस चीज़ का पूरा फायदा उठाइए और सिलेक्शन लेके जाइए। कोई मुश्किल काम नहीं है। आप कोई IIT की तैयारी नहीं कर रहे, वही जो आपने 10वीं तक पढ़ा है उसी की समझ को लेके आना है बस। अब वहां रटे थे, यहाँ अंडरस्टैंडिंग लेके आनी है और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना है उस प्रेशर में अपने आप को परफॉर्म करने के लिए, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। सो आई होप कि आपको जो थोड़ी सी भूख थी कि सर मोटिवेट कर दीजिएगा, तो मोटिवेशन में वो वाला नहीं करता कि बेटा कर सकते हो आप, डू हार्ड वर्क, ये सब तो वाहियात बातें हैं। कठिन परिश्रम सफलता की कुंजी है। अरे सफलता कुंजी रहती मिल ही जाता अब तक। कौन सा परिश्रम कठिन होता है यही नहीं समझ आता। कोई परिश्रम कठिन तब लगता है जब उसमें दिल नहीं लगता। जहां दिल लगता, कभी आपको कठिन लगा है क्या? वो तो पढ़ाई में एक्चुअली कभी दिल लगा ही नहीं हमारा। स्कूल में थे तब भी सोचे ये खड़ूस आदमी जाएगा कब, मतलब 50 मिनट पूरा कब होगा। कॉलेज में आए तो यहाँ तो नई आज़ादी थी भाई। स्कूल में तो चलो पेरेंट टीचर मीटिंग होती थी, यहाँ तो आज़ाद है, खुला सांड़। कॉलेज बंक कैसे कर लें, 75% अटेंडेंस लगा देते, नहीं तो बैठने को नहीं देंगे। कितने डंडे लगाए जाते हैं हमारे ऊपर। ना तो स्कूल में कभी इंटरेस्टेड रहे। स्कूल में अगर कैमरा लगा दिया जाए ना, जब बच्चे स्कूल में घुसते हैं छोटे छोटे बैग टांगे, तब उनका चेहरा कैसा होता है, और जैसे ही छुट्टी की घंटी बजती तब कैमरा देखा जाए, ऐसे लगता है कि पता नहीं कहां से आजाद हुए हैं। यानी कुछ स्कूली सिस्टम ऐसा है, कुछ बच्चे को कभी अपने मन से वहां गया नहीं। जाते समय बड़ा दर्द है और आते समय बड़ी आजादी मिलती है। कॉलेज में भी वही हाल। कॉलेज में तो और बड़े हो जाते हैं हम, हीरो, पता नहीं क्या बकवास कर रहा है, पता नहीं कब जाएगा ये वो। तो वी हैव नेवर एंजॉयड द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। पता नहीं क्या हुआ गड़बड़, कभी एंजॉय ही नहीं कर पाए, जवानी निकल गई पूरी। यहां पे आते हैं तो किसी लायक नहीं होते। अब ग्रेजुएशन हो गई, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई, भाई साहब जरा एक पत्र लिख दीजिए, लेटर लिख दीजिए, वो भी भाई साहब नहीं लिख सकते। तब पता लगता नहीं सब तो नीलबट्टा सन्नाटा ही है, बस कागज के टुकड़े इकट्ठा किए गए हैं। अगर 10 लोगों के सामने कुछ कहना हो, कुछ बोलना हो, तो वो भी स्टैंडर्ड तरीके से नहीं बोल पाते। लिखना हो तो वो भी नहीं आता। वो बेचारे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करा रहे हैं कि बेटा कम से कम एक लेटर तो लिख ले, एक एप्लीकेशन तो लिख ले। हम वो भी नहीं लिख पाते, उसके लिए भी कोचिंग चाहिए होती है हमें। कितने हालात खराब है। सो आपको वो काम इसीलिए मुश्किल लगा है क्योंकि आपने कभी उसको एंजॉय नहीं किया। यहां पे जैसे ही एंजॉय करना शुरू करोगे, आप उसमें एक्सेल करना शुरू कर जाओगे। और इसके लिए एक बड़ी प्यारी सी लाइन है, आइंस्टीन साहब ने कही थी कि इफ यू आर सिटिंग ऑन अ हॉट सिंडर फॉर अ सेकेंड इट फील्स लाइक 2 hours। अगर आप एक गर्म तवे पे ना 1 सेकेंड के लिए बैठ जाएं तो ये 2 घंटे के बराबर दर्द देके जाएगा। बट while you are dating with your someone special, then those 2 hours seems like a second। लेकिन वहीं किसी someone special के साथ डेटिंग चल रही है, 2 घंटे बातचीत हुई, वो समय कब निकल जाता है पता ही नहीं लगा। मान लीजिए 5 से 7 मीटिंग का समय है और आप पहुंच गए हैं उस जगह पे 4:45 पे।
अब वो जो 15 मिनट इंतजार के पल हैं कि कब आएंगे वो या कब आएंगी वो जिनकी दीदार की बड़ी इच्छा है, तो वो 15 सेकंड आपको बड़े घंटों का लगता है। ओहो अभी तक नहीं आए, उसी 15 मिनट में 10 बार घड़ी देख लोगे आप। और जैसे ही दीदार हुआ, अब वो 5 से 7 का जो 2 घंटा था वो तो बड़ी जल्दी फुर्र हो जाता है। 7 बजे कहते हैं यार अभी तो आए थे, कैसे 2 घंटा निकल गया पता ही नहीं लगा। बिकॉज यू आर एंजॉइंग दोज 2 hours। तो ये जो सब पक्का करके डाला गया है ना, कठिन परिश्रम सफलता की कुंजी है। कठिन लगेगा ही वहीं पे जहां दिल नहीं लगता। कठिनता समय के ऊपर डिपेंड नहीं करती। यहां तो 2 घंटे का काम था, उधर तो 15 मिनट था। क्लास का 50 मिनट कितना बड़ा हार्ड वर्क रहा है जीवन भर हमारे लिए। 50 मिनट बहुत बड़ा हार्ड वर्क। खराब करने के लिए 50 मिनट में कितना समय लगता है? फेसबुक पे देखते जाओ सो करके, कब 1 घंटा निकल जाएगा पता नहीं लगेगा। तो अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करें, खुली आंखों से जिंदगी को देखने की शुरुआत करें, रंगीन चश्मों से नहीं। उधार की जिंदगी नहीं, उसने ये कह दिया, इसने ये कह दिया। अरे सबको भगवान ने मुंह दिया, कुछ ना कुछ तो कहेगा ही। लेकिन जो कह रहा है वो होश में है या बेहोशी में है, वो देख लें आप। और आप उतने समझदार हैं कि आप देख सकते हैं उसको। चलिए, तो आज तो आपने दूसरा ही ज्ञान ले लिया। सर फरिश्तों आप भगवान ने भेजा है आपको हम एसएससी वाले बच्चों के लिए। चलिए कोई बात नहीं, मैं तो बार बार कहता हूं कि हम मीडियम ही हैं। चलो जो वर्ड लिखे थे ये लिख ही देता हूं आपके लिए। ये जो शब्द है इसका मतलब गॉड है, और आप भली भांति परिचित हैं। आस्तिक और नास्तिक आप बचपन से सुन रहे हैं, आप यहीं से देख लीजिए क्या बनता है शब्द थीस्ट। आस्तिक THE, और इसका अपोजिट पूछा जाए तो क्या बन जाता है भाई? अथीस्ट। ये हो जाता है क्या? नास्तिक। अब ये दोनों क्या हैं? तो ये आपको पता है ये कॉमन नाउन है। 1 वर्ड में आएगा तो आप यही लिखेंगे। अब यहीं से आ जाता है क्या? थिज्म। जहां पे भी इज्म आ गया वो क्या बन जाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, थिज्म। फिर मोनोथिज्म। अब आपको आसानी है बिल्कुल निकालने में, मतलब क्योंकि मोनो का मतलब कहीं पे भी आता है एक होता है। जैसे मोनोमर और पॉलीमर, एथीन मोनोमर है, बार बार रिपीट करते हो तो पॉलीथीन बन जाता है। मोनोथिज्म यानी एक ही गॉड को मानना। अब यहीं पे आ जाए पॉलीथिज्म, कोई दिक्कत नहीं है, अब सारे शब्द को तोड़ना जानते हैं आप। तो पॉली, मोनो सिंगल था, पॉली का मतलब क्या होता है? बहु, बहुत। पॉलीमर तो जहां पे अलग अलग जो है भगवान को मानने की परंपरा है, पॉलीथिज्म है। पॉलीथिस्टिक हम कहते हैं ना, पॉलीथिस्टिक रिलीजन। अब यहां से थिज्म हो गया, यहीं पे अगर तुमने कर लिया भाई THEISTIC, पॉलीथिस्टिक रिलीजन। अब जैसे हिंदुइज्म जो है ये पॉलीथिस्टिक रिलीजन है ना, कोई दिक्कत नहीं है यहां पे। एक परिवार के अंदर भी बहुत सारे गॉड हो सकते हैं। हमारे यहाँ तो इष्ट देवता की परंपरा है, एक परिवार में 5 लोग हैं, 5 के इष्ट देवता अलग अलग हो सकते हैं। तो हिंदुइज्म बड़ा लिबरल है। यहाँ पे आप पूजा करें या ना करें, रोज एक अगरबत्ती दिखाएं, साल भर में कभी ना दिखाएं, कोई चिंता नहीं है। तो ये पॉलीथिस्टिक है। और मोनोथिस्टिक का मतलब क्या हो जाएगा? अगर कहीं लिखा है मोनोथिस्टिक रिलीजन, क्यों बार बार कहता हूं कि बड़ी बड़ी स्पेलिंग में भी कोई दिक्कत नहीं होनी, तुरंत लिख लोगे, अपने आप स्पेलिंग लिखोगे मोनोथिस्टिक। बस फर्क क्या पड़ गया कि भाई यहां पे ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन था, ISM लगा है, मोनोथिस्टिक है तो एडजेक्टिव हो जाएगा। रिलीजन नाउन है, उसके पहले आकर के वो उसको क्वालिफाई कर रहा है। बात समझ में आई? सो पॉलीथिज्म। और कौन सा वर्ड होता है? थियोलॉजी। थियोलॉजी। अब देखो, लॉजी का मतलब स्टडी है, थियो का मतलब गॉड है। तो खास तौर से जो रिलीजियस विजडम का जो अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड थियोलॉजी। रिलीजियस विजडम, गॉडली विजडम। अब जैसे जो भी हमारे मिथोलॉजीज है ना,
mythologies are nothing but the stories and those stories are presenting certain ideas. तो mythology जो है स्टोरी के माध्यम से हम विचार प्रस्तुत करते हैं, जैसे मैंने शायद कभी चर्चा करी हो, डिफरेंस बिटवीन अ बिजनेसमैन एंड एन एंटरप्रेन्योर, और हम उनको दो गॉड के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं. बिजनेसमैन इज रिप्रेजेंटेड थ्रू इंद्र भगवान एंड एंटरप्रेन्योर इज रिप्रेजेंटेड थ्रू विष्णु भगवान. क्या फर्क है दोनों में, क्योंकि बहुत सारे लोग दोनों को सेम ही समझ लेते हैं. सो प्राइम मोटिवेशन ऑफ अ बिजनेसमैन इज द मनी. बिजनेसमैन वो काम करता है जहां से पैसा बनता हो. अच्छा, मेरे पड़ोसी ने ये दुकान खोली है मोबाइल की, ओहो पैसा बना रहा है, चलो मैं भी खोलता हूं. तो उसका मोटिवेशन उसका पैसा है. हो सकता है वो ये दुकान खोले, ये पैसा नहीं बना पाए. हो सकता है जो पड़ोसी पैसा बना रहा है मोबाइल का, उसका मोबाइल में इंटरेस्ट है. इन भाई साहब के पास पैसा खराब करने के लिए पैसा बहुत है, तो ये 10 बिजनेस में लगाएंगे. अच्छा, ये बिजनेस में पैसा है, चलो मैं भी लगा लेता हूं. तो इंद्र भगवान क्या है, जो कि ऐश्वर्य, धन, धान्य, अप्सराओं, सब कुछ से बड़ा परिपूर्ण है, लेकिन वो किसके पीछे भागते हैं? लक्ष्मी के पीछे. बिजनेसमैन किसके पीछे भाग रहा है? लक्ष्मी के पीछे. और इसीलिए टिपिकल बिजनेसमैन हमेशा हैरान, परेशान, बेचैन रहता है, क्योंकि अगर लक्ष्मी के पीछे भागोगे तो वो नहीं मिलेंगी. फिर तुमको वो जैसे इंद्र का सिंहासन दिखाते हैं कि हमेशा डोलता रहता है सीरियल में, जब भी वो परेशान है, कोई नीचे तपस्या कर रहा है. लेकिन विष्णु कौन है? विष्णु को क्या काम दिया गया? विष्णु टेक्स केयर ऑफ द वर्ल्ड. जो हमारी गॉड की ट्रिनिटी है, जनरेटर, ऑब्जर्वर एंड डिस्ट्रॉयर. जनरेटर ब्रह्मा, ऑब्जर्वर जो सबको ऑब्जर्व करता है, देखभाल करता है, विष्णु, एंड डी डिस्ट्रॉयर, शंकर, गॉड की जो ट्रिनिटी है हमारी. तो विष्णु टेक्स केयर ऑफ द वर्ल्ड. विष्णु अपने बारे में नहीं सोच रहे. बिजनेसमैन खुद के बारे में सोचता है कि खुद का भला कैसे हो, खुद पैसा कैसे कमाऊं, और ये खुद का नहीं सोचता, ये दूसरों के बारे में सोचता है. और इसीलिए 25 साल का रितेश अग्रवाल, ओयो रूम्स का फाउंडर, बिना ग्रेजुएशन की डिग्री के देश का यंगेस्ट अरबपति बन जाता है. जबकि आता कहां से है? उड़ीसा के बालांगीर से. 80% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है. दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, कोलकाता किसी मेट्रो सिटी में पैदा और परवरिश हुआ बच्चा नहीं है वो. अभी जाकर के 25 साल उम्र हुई है उसकी. और ओयो रूम्स इंडिया में ही नहीं, जबकि दुनिया के कई सारे देशों में होटल चेन के तौर पे अपने आप को स्टैब्लिश कर रहा है. और होटल चेन्स में आई थिंक टॉप 5 कंपनीज में रैंक आ चुकी है. तो इस भारत में हम रह रहे हैं, जहां यूपी बोर्ड के हिंदी माध्यम से पढ़ा हुआ सिर्फ ग्रेजुएट विजय शेखर शर्मा पेटीएम की शुरुआत करता है और अगेन यंगेस्ट अरबपति बनता है. इनको एंटरप्रेन्योर कहा जाता है, क्योंकि ये अपने लिए नहीं सोच रहे थे. ये थोड़ी सी दूरगामी सोच रखते हैं. इनको पता लगता है कि समाज में किस चीज की जरूरत है, और ये उस तरह का सर्विस या प्रोडक्ट देते हैं जो कि समाज की जरूरतों को पूरा करे. करियर विल इतनी जल्दी इतना हिट कैसे हो गया? यहां पे भी बहुत सारे लोग आए, गायब भी हो गए, उसी में आड़ते जाते रहते हैं. जब से शुरू हुआ, यही महीना था, 23 अक्टूबर को मेरा पहला बैच आया था. मेरी ही बैच से इसकी शुरुआत हुई, प्रयोग के तौर पे हुई थी, और इतनी जल्दी बड़ा हो गया. क्यों? क्योंकि ये नीड को पूरा कर रहा है. उस गांव का बच्चा जिसके लिए दिल्ली आना मुश्किल था, वो लाखों रुपए का एक्सपेंस नहीं बर्दाश्त कर सकता था, वो घर बैठे इन तरह की फैकल्टी, जो कि इतने एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज हैं सारे, उनसे उसको कंटेंट मिल रहा है, और पूरा कंटेंट मिल रहा है. ये नहीं कि झटके मार. उसने अपने शहर में 10,000 12,000 कोचिंग दी होगी एक सब्जेक्ट की, तब भी इतने डिटेल्ड तरीके से, स्ट्रक्चर्ड तरीके से हर एक टॉपिक का प्रैक्टिस सेट, इतना क्वेश्चन उसको नहीं मिला होगा. ये गारंटी वो बच्चों का ही कहना है. यहां उसको मिल रहा है. तो नीड पूरी होगी तो क्यों नहीं बढ़ेगा भाई? ये जरूरत है. वो बच्चा अपने आप को कमजोर समझता है सारी डिग्री के बाद भी. अगर आपकी क्लास उसको मोटिवेट करती है, उसको अपने बारे में अच्छा फील होता है, उसको दिखता है कि मेरा कुछ हो सकता है, तो वो क्यों नहीं जुड़ेगा? फीस इसीलिए कम रखी जाती है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चा उसमें कनेक्ट हो पाए. तो वही चीज कि अगर आप लोगों की जरूरत पूरा करेंगे तो आप बहुत तेजी से फिर ऊपर जाते हैं. अगर ये आपका मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी नहीं होता तो क्या पेटीएम या ओयो रूम्स या ऐसी कोई भी कंपनी, ओला, उबर चल पाती? क्या नहीं. ये दूरगामी दृष्टि रखने वाले लोग थे. पता था विजय शेखर शर्मा को कि 7 साल के बाद पेमेंट किस तरीके से होने वाली है, किस तरीके से पूरा इकोसिस्टम बदलने वाला है, और उसने पहले कदम रख दिया. अलीगढ़ के पिछड़े गांव से, अलीगढ़ उनके लिए बड़ा शहर था, ऐसा बच्चा टाटपट्टी पे सरकारी स्कूल में पढ़ाई की है विजय शेखर शर्मा ने, और वो अरबपति हैं. तो ये हमारे देश के एग्जाम्पल हैं. हमें मार्क जकरबर्ग और
बिल गेट्स को देखने की जरूरत नहीं है। दिस इज अ वेरी देसी एग्जाम्पल, जो कि हमारे छोटे शहरों से, गांवों से, कस्बों से आए हुए लोग हैं। तो यही फर्क होता है एंटरप्रेन्योर का। तो खैर थियोलॉजी वही है। रिलीजियस विजडम मैंने बोला जैसे आपको कि आप वहां पे हरे रामा हरे कृष्णा मत करिए, जो राम और कृष्ण बता रहे हैं जरा उसको समझने की कोशिश करिए, डम्ब की तरह मत रहिए बेहोशी में। इसी से एक्सपर्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा? थियोलॉजिस्ट। अच्छा, आपने इतिहास में पढ़ा हुआ है थियोसोफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, एनी बेसेंट मैडम का नाम सुना होगा ना, थियोसोफिकल सोसाइटी। आप देखो, अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, थियो का मतलब पता है ना, गॉड, और सोफी शब्द इतनी बार सुना है आपने, फिलॉसफी, लव फॉर विजडम। तो सोफी का मतलब ही क्या होता है? विजडम। सो थियोसोफिकल का मतलब क्या हो गया? वही रिलीजियस विजडम, गॉडली विजडम। ठीक है, और कौन सा शब्द समझ में आ रहा है? थियोक्रेसी। थियोक्रेसी से ही क्या निकल के आता है? थियोक्रेट। तो थियोक्रेसी शासन पद्धति है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, और थियोक्रेट क्या हो गया भाई? दिस इज कॉमन नाउन। यानी अब थियोक्रेसी का मतलब क्या? जहां कट्टरपंथी शासन व्यवस्था हो। थियोक्रेसी का ये मतलब नहीं समझ लेना लग रहा है कि एकदम राम राज्य है, भगवान के जैसे राम राज्य होगा, बिल्कुल उस तरह से शासन व्यवस्था चल रही है, जहां धार्मिक कानूनों को ही मान्यता दी जाती है और उसी के आधार पे शासन व्यवस्था चलाई जाती है। उससे सोसाइटी को हम थियोक्रेटिक सोसाइटी कहते हैं, शासन व्यवस्था को थियोक्रेसी कहते हैं, और ऐसे लोगों को थियोक्रेट कहते हैं। जैसे हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, इसका जन्म ही धर्म के आधार पे हुआ, इस्लामिक कंट्री के तौर पे हुआ। तो वहां पे जो धार्मिक कानून है उसकी महत्ता ज्यादा है। तो धर्म वैसे इंसान के बनाई हुई चीजें, धर्म कोई ऊपर से तो आया नहीं। एनी रिलीजन इज अ मैन मेड इंस्टीट्यूशन एंड देयर इज ऑलवेज स्कोप एंड रूम फॉर द बेटरमेंट। उसमें हमेशा गुंजाइश होती है बेहतर होने की। तो ये एक डम्बनेस की निशानी है कि आप उस चीज को पकड़ के बैठ जाएं। जो भी चीजें जब कही गई थी तो उसका अपना मतलब था, अपना कॉन्टेक्स्ट था, और आज के समय में उनका क्या मतलब है, क्या कॉन्टेक्स्ट है, वो समझना पड़ेगा। हर धर्म जब शुरू हुआ तो उनका प्रयोजन बिल्कुल बेहतर ही था, इंसानों की भलाई के लिए बनाए गए वो, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसमें गंदगियां आती गईं, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो। गंगा जब गंगोत्री से निकलती है तो पवित्र होती है, कानपुर तक आते आते मैली हो जाती है। तो वही बात धर्मों पे भी अप्लाई होता है, जब मैला हो, गंदा हो, उसको बाहर निकालें और उसके प्रवाह को चलने दें। सो एनीवे, आज के लिए यहीं पर रुकते हैं। कल अब हम मिलेंगे, कल सैटरडे है, कल आपकी क्लास में 10 बजे से लूंगा, और आई होप आज मोटिवेशन का काफी डोज आपके लिए हो गया। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, आपने खुद कहा है ये, विदा होते होते थोड़ा सा प्राण फूंक दूं आपके अंदर कि आप सब काबिल लोग हैं, सब यूनिक हैं, सबका डीएनए यूनिक है। सो बाय डिफॉल्ट ऊपर वाले ने आपको अलग बनाया है, आप भेड़ मत बन जाइए, बस आपसे इतनी गुजारिश है। डोंट बी अ भीड़ का भेड़। मैं वही नहीं चाहता आपसे कि भीड़ के भेड़ मत बनो। देश में पॉपुलेशन बहुत है, अपने आप को ऐसा बनाओ, कल्टिवेट अ डिफरेंट आइडेंटिटी आउट ऑफ द क्राउड, सो दैट जब आपकी किसी से मुलाकात हो तो कोई ये बात जरूर कहे कि हाँ मैं किसी से मिला था। जैसे मेरे बैचेस के बाद बच्चे कहते हैं कि सर पता नहीं आप तो एकदम अलग ही पढ़ाते हैं, कोई नहीं पढ़ाता। तो उसमें ऐसा किसी से नहीं कि किसी से क्या है, आप अलग हो तो अलग हो, बस भीड़ के भेड़ मत रहो। वही जाप नहीं करते रहना कि एक ही चीज को रटे जा रहे हो। दिमाग खुला रखो, हर बार तरीका बदलता है क्लास में पढ़ाने का, क्वेश्चंस बदलता हूं। मैंने अपने आप को कितना चेंज किया। टॉप लेवल के एग्जाम को पढ़ाने वाला फैकल्टी सीधा सबसे बेसिक लेवल के एग्जाम में आ गया। 2 घंटा मैं कंटिन्यू इंग्लिश में बोल के पढ़ाता था, और अब 90% नॉर्मल बैचेस में हिंदी में बोलता हूं। तो मैं भी तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकला, क्योंकि मुझे उन बच्चों को सिखाना था जिनके लिए शायद 1 लाइन या 2 लाइन एक बार में अंग्रेजी बोलना चैलेंज होता है, उसका हाथ पकड़ना है। तो देखो, जीवन में बदलाव लगातार करने पड़ते हैं। आदतें मैंने भी बदली हैं आपको मदद करने के लिए, आपको अपनी मदद करने के लिए आपको अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी। अपना सर्कल बेहतर लोगों का बनाओ, टाइम खराब करने वालों से दूर रहो, दोस्त ऐसे बनाओ जो वैल्यू ऐड कर सके। 4-5 दोस्त एक साथ प्रिपरेशन करते हो, अखबार बांट लो, मोबाइल में ही बांट लो कि तुम इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ो, मैं बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ूंगा, मैं फाइनेंशियल एक्सप्रेस पढ़ूंगा, और शाम को
सारे दोस्त मिल करके उसके बारे में चर्चा करो और उसकी रिकॉर्डिंग, मोबाइल ऑन कर दो रिकॉर्डर और रिकॉर्ड करो, और फिर देखो कि आप सारे किस तरीके से धीरे धीरे अपने आप को इंप्रूव कर रहे हो। रिकॉर्डिंग करो, अपनी बात सुनो कि अच्छा मैं यहां पे ये चूक गया, ये नहीं बोल पाया। या चार दोस्त बैठ करके राज्यसभा टीवी का बिग पिक्चर देख रहे हैं और देखते ही समय फटाफट अपने नोट्स भी बना रहे हैं, और उसके बाद एक डिस्कशन रखो उन्हीं चार दोस्तों के बीच में कि आओ चलो जो आधे घंटे में सुना है जरा इसके बारे में बात करते हैं। और फिर देखो आप कितनी देर बात कर पाते हो, तब आपको पता लगेगा जो अभी हमने स्किल की बात की है। बोलना आसान काम नहीं है। आधा घंटा सुन करके 5 मिनट बोल लोगे, बहुत बड़ी विजय होगी आपकी। तो जो भी आपके सामने खड़े होकर के चीजों को एक्सप्लेन कर रहा है, समझा रहा है, उसने बड़ी मेहनत की होगी, तब ये चीजें निकल के आ पाती हैं। तो आप खुद की अपनी इज्जत देख लो कि भाई मैं आधे घंटे सुन के कितनी देर बोल पाता हूं, तो आपको अपनी टेस्टिंग खुद हो जाएगी और इस तरीके से आप धीरे धीरे अपने आप को इंप्रूव करोगे। ठीक है, चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं और कल इसके आगे जो है हम प्रोसीड करेंगे। थैंक यू।